नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। चुनाव शुरू होने से पहले आप जानते हैं कि देश में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं। और अभी चुनाव शुरू होने में अब 1 महीने का ही वक्त जो है वो बच गया है, उससे भी कम ही वक्त बच गया है, क्योंकि 19 अप्रैल से चुनाव है, मतदान है और तीसरी बार सत्ता में लौटने का दावा करने वाली बीजेपी की हालत अभी से खराब दिख रही है। बीजेपी बगावत और फूट का शिकार हो रही है। वहीं बीजेपी को तगड़ी चुनौती देने वाले इंडिया गठबंधन में नई मजबूती देखने को मिल रही है। गुजरात, जो कि मोदी का गढ़ है, वहां आज 2 बीजेपी उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। एक दिन में बीजेपी को यह दोहरा झटका लगा है। साबरकांठा से बीजेपी उम्मीदवार भीखाजी ठाकुर ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी भी दे दी है। वहीं बड़ोदरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रंजनबेन भट्ट ने भी चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है। रंजनबेन भट्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि आज सुबह पूजा करके जब मैं उठी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और मैंने चुनाव नहीं लड़ने का मन बना लिया। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं रंजनबेन भट्ट। सुबह में मैंने मेरे आउटलुक में हर रोज सुबह में पूजा करके फिर मेरा रूटीन करती हूँ। मैंने मेरे आउटलुक की, मेरे भगवान की पूजा की। उसके बाद मुझे ऐसा हुआ कि मुझे नहीं लड़ना, तो ये मन बना लिया और मैंने बोल दिया कि मैंने सोशल मीडिया पे लिख दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है और मैंने नहीं लड़ना है मुझे चुनाव। मगर ऐसी क्या बात हो गई, क्योंकि जो विरोध में ज्योतिबेन पंड्या तो सुन रहे थे आप, नहीं लड़ना है मुझे चुनाव, क्योंकि सुबह सुबह ही इनको आत्मज्ञान मिला। रंजनबेन को सुबह उठते ही ये आत्मज्ञान क्यों हुआ है कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, इसका खुलासा शायद आगे जाकर हो। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि आसनसोल से पवन सिंह ने भी इसी तरह उम्मीदवारी वापस कर दी थी और दिल्ली में गौतम गंभीर ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए थे। जयंत सिन्हा भी कह चुके हैं कि अब उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। एक के बाद एक जिस तरह मौजूदा सांसद या उम्मीदवार बीजेपी से किनारा कर रहे हैं, वो बता रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के कुछ सांसद अब कांग्रेस में भी शामिल हो चुके हैं और कुछ सांसदों को कांग्रेस ने टिकट भी दे दिए हैं। ये सारे हालात बीजेपी की कमजोरी और उसमें चल रही बगावत का इशारा कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद मोदी का जो 400 पार का दावा है वो हवा में उड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी को इस बार मजबूत हो चुके इंडिया गठबंधन का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी ने बार बार कोशिश की कि किसी भी तरह इंडिया गठबंधन में फूट पड़ जाए, लेकिन नीतीश कुमार और जयंत चौधरी को साथ लाकर भी उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने अब बाजी पलट दी है। इंडिया गठबंधन अपने इन 2 साथियों की गिरफ्तारी के बाद पहले से ज्यादा एकजुट हो गया है। मुंबई के शिवाजी पार्क में हुई रैली के बाद आपने देखा कि अब दिल्ली में इंडिया के दल अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कल इस गठबंधन के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी चिंताओं को रखा और आज यह तय हो गया है कि जांच एजेंसियों यानी ईडी, सीबीआई, आईटी, इन तमाम एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ अब इंडिया गठबंधन के नेता 31 मार्च को यानी इसी महीने के आखिरी दिन को एक रैली निकालेंगे। और इससे पहले आप याद कीजिए कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी इंडिया गठबंधन के लोगों ने राहुल गांधी का साथ देकर यह बता दिया कि अब कांग्रेस अकेली नहीं है, विपक्ष उसके साथ खड़ा है। वहीं बीजेपी सबसे अमीर और सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी अकेली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी इस बगावत के साथ 400 पार सीटों का लक्ष्य क्या हासिल कर पाएगी, या फिर गठबंधन इस बार नया इतिहास रच देगा? ये तमाम सवाल है दोस्तों। इन सवालों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जब इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं तो आपने देखा कि 2 दिनों में एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है ईडी के जरिए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बाहर निकलकर जिस भी ढंग से हो अपनी बात मीडिया के जरिए पहुंचाने की, सपोर्ट में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था और उसके अलावा आज दिन में
कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मसलों पे और खासकर बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस लगातार रही है। अभी 2 दिन पहले आपने ये भी देखा कि कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी सहित, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कांग्रेस के अकाउंट्स कैसे सीज किए जा रहे हैं, फ्रीज किए गए हैं, इसकी चर्चा हुई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला लगातार पीछा कर रहा है बीजेपी को, और इन सब के बीच आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जयराम रमेश ने, इन्होंने भी बहुत सारी बातें, इसमें इंडिया गठबंधन की मजबूती और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, इलेक्टोरल बॉन्ड, इन तमाम मसलों पे उन्होंने चर्चा की, अपनी बात रखी है। एक छोटी सी बानगी उनकी सुन लेते हैं। तो ये 4 रास्ते क्या थे घोटाले के? मैंने आपको पहले कहा था, मैं फिर से दोहराऊंगा। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो। आजकल आप लोग सब सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग प्रीपेड करते हैं, कुछ लोग पोस्टपेड करते हैं। ये प्रीपेड घूस है, यानी कि चंदा दो धंधा लो, प्रीपेड घूस, जैसा कि आपका प्रीपेड सिम कार्ड है। दूसरा रास्ता है ठेका लो घूस दो। ये पोस्ट पेड हुआ, यानी कि पहला आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आप रिश्वत देते हैं, तो ये पोस्ट पेड हो गया। तीसरा रास्ता है हफ्ता वसूली, और ये मोदी सरकार ने इस पर पेटेंट लगा दी है। हफ्ता वसूली के माने क्या है? ये पोस्ट पेड नहीं, ये पोस्ट रेड है। यानी कि पहले ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो कंपनियों के खिलाफ, और उससे बचने के लिए ये कंपनियां इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदेंगी और चंदा देंगे बीजेपी को। और चौथा रास्ता जो अपनाया गया है फर्जी कंपनियों का, शेल कंपनियों का। बार बार प्रधानमंत्री लंबे लंबे भाषण करते थे 2014 में पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर कि मैं फर्जी कंपनी को बंद कर दूंगा, फर्जी कंपनियों के खिलाफ हूं। पर फर्जी कंपनियों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है इस कॉर्पोरेट डोनेशन, कॉर्पोरेट बॉन्ड घोटाले में। तो ये 4 रास्ते हैं। चंदा दो धंधा लो, यानी कि प्रीपेड घूस, ठेका लो रिश्वत दो, यानी कि पोस्टपेड घूस, तीसरा हफ्ता वसूली, यानी कि धमकी देकर घूस लो, यानी कि पोस्ट रेड ब्राइब, रेड होता है उसके बाद घूस दिया जाता है, तब रेड बंद होता है। और चौथा फर्जी कंपनी। इन चारों रास्तों के जो अपनाया गया है, हमारी विश्लेषण के अनुसार जो हमने विश्लेषण किया है कल, और जैसा कि मैंने कहा सारा डेटा सिर्फ 15 सेकेंड के अंदर इस कंप्यूटर प्रोग्राम पाइथन भाषा में जो लिखा है, इससे पूरी जानकारी मिल जाती है। ये आप भी कर सकते हैं, ये कोई कंप्यूटर इंजीनियर के लिए नहीं है, ये आप भी कर सकते हो। ये सिर्फ 5 लाइन का है, मैं आपको ये कॉपी दूंगा। और क्योंकि हम पारदर्शिता में विश्वास करते हैं, हम इसको सार्वजनिक तौर से भी हम ये कोड दे रहे हैं सबको। तो बड़े तौर से तो सुन रहे थे आप कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, महासचिव कांग्रेस के जयराम रमेश जो अपनी बात रख रहे थे। यहां चंदा दो धंधा लो से लेकर तमाम किस ढंग से यहां ब्राइब, किस ढंग से भ्रष्टाचार या किस ढंग से घूस देने लेने की बात हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचना चाहिए था, यह मामला उतना पहुंच नहीं पाया। और स्थिति ऐसी हुई कि यहां पर अरविंद केजरीवाल का मामला सामने आ गया और लगातार चर्चा उसकी होने लगी। अरविंद केजरीवाल के मामले की चर्चा होने लगी दिन रात उसी चर्चा में। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जो है भले पहुंच चुका हो कहीं और, या उसे छुपाने, बचाने, दबाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन
अरविंद केजरीवाल के मामले में भी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला कैसे आता है, कैसे तार जुड़ते हैं दोनों के, ये इसकी बानगी भी यहां रख रहे थे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल रख रहे थे। और अरबिंदो फार्मा के एमडी शरद रेड्डी जो हैं वो कैसे पहले पकड़े जाते हैं, उसके बाद शराब घोटाले में ही, उसके बाद वो कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के नाम खरीदते हैं और उसके बाद वो अप्रूवर बन जाते हैं, सरकारी गवाह बन जाते हैं इसी मसले के। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये ब्राइब नहीं है तो क्या कुछ और है? इस मसले पे लगातार चर्चा हो रही है। ये मामला क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आप तक रखेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं। अभी आप सुन रहे थे जयराम रमेश को, अभी जरा सुन लेते हैं यहां आतिशी जो दिल्ली की वित्त मंत्री भी हैं, ये क्या कुछ बता रही हैं, समझा रही हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। ये मामला भी वहीं से जुड़ रहा है। और यहां हम बात सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड की नहीं कर रहे हैं दोस्तों, यहां भाजपा के अंदर आखिर बगावत है तो क्यों बगावत है, भाजपा क्यों कमजोर हो रही है, क्यों इंडिया गठबंधन यहां मजबूत हो रहा है। धरातल पे आपको जो भी दिखाया जाए, बताया जाए, टेलीविजन चैनल्स में जो भी दिखाया जाए, लेकिन सच्चाई क्या है उसको समझेंगे। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण है, वो पॉइंट है कि ओबीसी जनगणना, जाति आधारित जनगणना की बात राहुल गांधी ने जो कही थी पिछले 2-2.5 महीने से घूम घूम कर अपनी यात्रा के दौरान, वो मामला अब धरती पर उस जगह तक पहुंच चुका है जहां राहुल गांधी पहुंचाना चाहते थे। और यही कारण है कि कल एक नहीं बल्कि 30 छोटी मझोली जो पार्टियां हैं उन लोगों ने खुलेआम आकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं इसमें इन्होंने समर्थन दे दिया। कल आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी दिखाया था। तो ये सब क्लब करें आप तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये गठबंधन मजबूती के साथ कितना आगे बढ़ चुका है। और इस गठबंधन से डरी हुई भाजपा, डरे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे खबरों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे मीडिया जो है इस गठबंधन का साथ नहीं दे रहा है और वो कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों को छापने तक से मना कर रहा है। ये सब कहीं ना कहीं सबके तार अगर जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कितना मजबूत और कहां कितनी बगावत। अगर गुजरात के 2 सांसद और जो जिनको टिकट दिया जाता है वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के लिए मना कर देते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगी, तो ये छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी, अमित शाह की भाजपा से बगावत नहीं है तो और क्या है। लेकिन पहले सुनते हैं एक बार फिर से, आइए आतिशी को आप देख रहे थे, आतिशी को सुनते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का कनेक्शन कैसे अरविंद केजरीवाल वाले मामले से जोड़कर देखा जा रहा है और कैसे भाजपा को ब्राइब दिया गया है, ये सुनिए। मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी। आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में तो दोस्तों यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या ईडी जेपी नड्डा को गिरफ्तार करेगी। जो सवाल जो यहां डिमांड है, क्या जेपी नड्डा गिरफ्तार होंगे जैसे अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, जैसे हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, ऐसे तमाम नेताओं को आपने गिरफ्तार कर अंदर रख दिया है, क्या वैसे ही, जबकि यहां मनी ट्रेल का मामला सामने दिखाई दे रहा है, एक पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, जो पैसा देता है वो कैसे अप्रूवर बन जाता है, ये सारे कनेक्शन डैशबोर्ड के एक एक तार को जोड़िए तो जो बल्ब बाद में चल उठता है वो ये है, वो भाजपा का है। भाजपा की बत्ती जल जाती है। भाजपा की बत्ती कैसे जल रही है उसका नमूना है यहां पे, और इस नमूने के अंदर जाएं आप तो आपको पता चलेगा कि ईडी यहां पर कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ अगर नजर उठा के देखे तो फिर एक भाजपा के जो अध्यक्ष जिनकी बात यहां कर रही हैं आतिशी, वो गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा क्या?
नहीं होगा ना, आप भी कह रहे हैं नहीं होगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं पहले और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयशंकर जी, हमारे साथी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथी राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी हमारे साथी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। देश में होली की खुमारी चल रही है, जल्दी ही होली है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ किसकी होली है वो हम आज जरा पता करने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। होली और होली में बहुत फ़र्क है, आप समझ गए शायद। हिंदी के आप प्रोफेसर हैं तो आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि इधर भाजपा के अंदर जो बगावत है, इस बगावत को आखिर कौन बाहर लेके आएगा। रंजन बेन भट्ट की बाइट आपने सुनी, और ऐसे ही शुरुआत से लेके आखिर तक, अभी चुनाव तो बाकी है, कई लोग जाएंगे कई लोग आएंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन इन सब के बीच कैसे आप जो पिछले 3 दिनों में 21 तारीख, 22 तारीख और आज 23 तारीख है, इन 3 दिनों के घटनाक्रम पर नजर डालिए तो कौन मजबूत कौन कमजोर। देखिए राजीव जी, गोदी मीडिया पर जो टाइटैनिक है ना, वो मैं डूब रहा है, मैं ये पहले भी कह चुका हूं। बस फर्क ये है कि वो अभी बहुत गहरे में है, माने बड़ा तेज भंवर है और उससे उतरने की हिम्मत कम लोग जुटा पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके लोग किनारे देख रहे हैं कि जैसे ही किनारा लगे हां तो उतर लीजिए। सच्चाई यही है, वो गोदी मीडिया पर टाइटैनिक है, वो बात अलग है, वो चल रहा है। लेकिन जमीन नीचे से पूरे तरीके से बीजेपी की खिसक चुकी है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। राजीव जी, आप आंख खोल करके देख लीजिए, और जो लोग भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो जरा देखें कि बीजेपी के पास है क्या। कोई चीज है बताने के लिए? महंगाई पिछले 40 साल में सबसे चरम पर, बेरोजगारी 4 दशक में सबसे ज्यादा, और इधर जो 10 साल में किसानों के साथ हुआ, महिलाओं के साथ हुआ, दलितों पिछड़ों के साथ हुआ, ये जो अन्याय लगातार चल रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ एक व्यक्ति 2 साल से बिगुल फूंक रहा है, सड़क नाप रहा है। और मैं बार बार कहता हूं कि ये जो सड़क पर राहुल गांधी चले हैं, वो ये तानाशाही सरकार के अहंकार को लगातार उस व्यक्ति ने छलनी किया है। तो राहुल गांधी के सामने हालत तो पतली है, अब करें क्या? तो अब ईडी स्ट्राइक हो रही है। राजू जी याद कीजिए 2019 के चुनाव को, जनवरी में माहौल मोदी के खिलाफ था। बेंगलोर में भी वो आपको तस्वीर याद आ रही होगी जी। मंच पर सोनिया जी से लेकर के मायावती और तमाम लोग विपक्ष के एकजुट हो रहे थे। 14 फरवरी को जो हुआ पुलवामा और उसके बाद बालाकोट, उस एयर स्ट्राइक ने उस पूरे चुनाव को बदल दिया। मैं समझता हूं कि चुनाव बदला गया एक रूप में कि विपक्ष ने गिव अप कर दिया। विपक्ष शायद उस पूरे माहौल में अपने आप को छोटा महसूस करने लगा और उसको लगा कि चुनाव हम हार गए जी। वरना बीजेपी के पास उस समय भी उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं था। चारों तरफ असफलताएं थी, नोटबंदी से लेकर के और जीएसटी तक की। और अब तो यह कारवा और आगे निकल चुका है। कोरोना के समय ताली और थाली आपने बजवाई, लाखों लोग मर गए, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो किसी को दवा नहीं मिल रही थी। और दवा भी, ये जो दवा की कंपनियां हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड में आई है राजीव जी, 5 दवा की कंपनियां उस समय 3 गुना 4 गुना फायदे में आ गई थी। उनमें से कई दवा की कंपनियों ने चंदा दिया है, इसीलिए मोदी जी चुप थे ना। यहां तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भी चंदा दे रही थी। असली खेल और धंधा, और वैसे भी मोदी जी के खून में तो धंधा है, वो कहते ही गुजराती भाई हैं।
तो उन्होंने तो इस देश के लोगों को निचोड़ दिया है। मैं इसीलिए कहता हूं कि गुजराती उपनिवेश है इस समय देश। ये भारत में लोकतंत्र नहीं चल रहा है, ये अंग्रेजों का पूरा साम्राज्यवाद, पूरा उपनिवेशवाद चल रहा है जी। इस समय। चूंकि कोई एजेंडा नहीं था मोदी जी के पास, राम मंदिर लेकर के आए तो 24 घंटे के भीतर समझ गए कि नहीं चल रहा है। परिवारवाद पर हमला किया तो फंस गए मोदी जी। भ्रष्टाचार की बात करने लगे तो यहां लोगों ने उनके ही पंख नोच डाले, एक्सपोज कर दिया। तो अब जो एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं ये ईडी स्ट्राइक है। और मोदी जी विपक्ष को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहते। कांग्रेस के आपने खाते सीज कर दिए। अरे इतना डर काहे को? मोदी जी तो महामानव है, रोज उनको विष्णु के समकक्ष दिखाया जाता है गोदी मीडिया पर। जब जनता इतना ही पसंद कर रही है तो होने दीजिए ना दो हाथ, क्या दिक्कत है? यहां जो अपने जो लेवल फील्ड है वही समान नहीं है, तो आपको कांग्रेस पार्टी को लड़ने नहीं देना है, उनके खातों को सीज कर देना है, हेमंत सोरेन को जेल में डाल देना है, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देना है, ताकि विपक्ष लड़ ना सके। लेकिन इस बार विपक्ष के साथ जनता खड़ी है, नागरिक खड़ा है, मतदाता खड़ा है। असली डर वहां से है। और मैं बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपने आप को कितनी भी बड़ी छवि क्यों ना बना ले, लेकिन उसे सबसे बड़ा डर मतदाताओं से होता है। और वो मतदाता, वो जनता जनार्दन इस बार सबक सिखाने के लिए तुली हुई है। तो मोदी जी जाएंगे तो जाएंगे कहां बच करके? करते रहिए ईडी स्ट्राइक। जनता को जिस दिन वोटर स्ट्राइक करने का मन बनेगा, जिस दिन उसको मौका मिलने वाला है, जिस दिन वोटिंग स्ट्राइक होगी, उस दिन मोदी जी का वो जब निकल के बाहर, जिसका आपने कहा होली, उसी दिन होली ही होगी। तो जनता तो मन बना चुकी है अब वोटिंग स्ट्राइक करने का। आप ईडी स्ट्राइक करते रहिए, आप विपक्ष को ना लड़ने दीजिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार विपक्ष गिव अप करने के मूड में है नहीं। जेल हो या फांसी, आज तो भगत सिंह की शहादत का दिवस है जी। और आज ये बात का, चाहे जेल हो चाहे फांसी, लेकिन मोदी जी को अगर आप जनता हराने के लिए तुली है, वो बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है, तो विपक्ष क्यों छोड़ेगा, क्यों गिव अप करेगा? और हालात पूरे देश में इसी तरह के राजीव जी दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे ही हालात के बीच 31 मार्च को पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन जांच एजेंसियों के खिलाफ मार्च करेगा। ये जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं, थोड़ा पहले भी दे चुका हूं। जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए ईडी, सीबीआई, आईटी, इन तमाम जांच एजेंसियों के खिलाफ विपक्षी दल 31 मार्च को, इसी 31 मार्च को मार्च करने वाला, देश भर में इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने वाला। चुनाव का वक्त है, देखिए लोगों को चुनाव की तैयारियां करनी थी, तमाम दल चुनाव की तैयारियों में लगते, लेकिन यहां क्या चल रहा है? यहां चल रहा है गिरफ्तारी। यहां अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके अलावा कई सारे छापे पड़ रहे हैं। आज महुआ मोइत्रा के अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई के छापे हो रहे हैं। सब तरफ कहीं ना कहीं हाहाकार मचाने की कोशिश हो रही है। और यह क्यों हो रही है? अगर भाजपा की सरकार आने वाले चुनाव में जीत सुनिश्चित उसकी रहती तो शायद ऐसा नहीं होता। क्या यहां डरी हुई है भाजपा? यह सवाल बहुत बड़ा नहीं है। और क्या इस चुनाव को जनता लड़ रही है? प्रेम कुमार जी कैसे देखते हैं इसको? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, चुनाव तो जनता ही लड़ेगी इस बार, क्योंकि विपक्षी दल का जितना दमन कर सकती है सरकार कर रही है, कर चुकी है। केंद्रीय एजेंसियों का जितना अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकती है कर चुकी है। और जनता इसलिए भी लड़ेगी कि जनता को दिख रहा है कि इस बार अगर विपक्ष का साथ नहीं दिया गया तो सत्ता पक्ष अब लोकतंत्र को जिंदा रहने नहीं देगा। गुजरात जैसे प्रदेश से अगर ये खबर आ रही है कि 2 उम्मीदवार लोकसभा टिकट बीजेपी को लौटा रही है, एक तो बीजेपी जो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी, डबल इंजन वाली सरकार, दूसरा गुजरात मोदी जी शाह जी का प्रदेश, और वहां पर उसमें भी वडोदरा, जिस सीट को मोदी जी ने स्वयं छोड़ा था। थोड़ा आगे आ जाइए जी।
थोड़ा आगे आ जाइए, आवाज कट रही है जी। अच्छा, वहां की उम्मीदवार, वडोदरा की उम्मीदवार अगर सीट लौटा रही है, और ये कहते इसलिए लौटा रही है कि आशंका है कि उनको हार मिलेगी। ये शब्द उनके नहीं है, लेकिन वहां जो विरोध प्रदर्शन है और जिसके बाद इन्होंने ये फैसला लिया है, अखबारों में खबर है, तो इससे पता चलता है कि जनता कितने गुस्से में है। तो गुजरात से बाहर क्या तस्वीर होगी आप कल्पना कीजिए। कर्नाटक की आप देख लीजिए, भाई सदानंद गौड़ा ने तो राजनीति छोड़ने की बात कर दी कि बीजेपी में एक ही परिवार का शासन है, येदियुरप्पा परिवार चला रहा है। ईश्वरप्पा ने कहा है कि भाई हम जीतने नहीं देंगे येदियुरप्पा के बेटा को, हम चुनाव लड़ेंगे। इसी तरीके से वहां एक सिटिंग एमपी ने पार्टी छोड़ दी है। एक और एमएलए जो मंत्री रह चुका है, एमएलए है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। कर्नाटक में वही हाल है। आप हरियाणा और राजस्थान से भी आपको खबर मिल रही है बीजेपी छोड़ने की। देखिए, विपक्ष से सत्ता पक्ष में जाने की खबर तो कोई बड़ी घटना नहीं है, कमजोर से मजबूत के पास जाता है। लेकिन जब सत्ता पक्ष से विपक्ष में आ रहा है, इसका मतलब कमजोर और मजबूत का जो गोल है वो बदल गया है। अब मजबूत विपक्ष हो रहा है और कमजोर सत्ता पक्ष हो रहा है। इसके सिम्टम्स दिखने लगे हैं, तो इसके कारण हैं। अब जिस नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई, अरविंद केजरीवाल पर तलवार लटक रही है कि कैसे मुख्यमंत्री रह करके आप जेल में रहेंगे, और उनसे भी कुर्सी छीनी जानी है, और किस आधार पर, किन तरीकों से छीनी जा रही है। वो तरीका है कि हम 50 करोड़ रुपया एक आदमी को देंगे, उसको बेल पर रिहा कराएंगे, उसको अप्रूवर बनाएंगे, और जो व्यक्ति बोल रहा हो कि हम अरविंद केजरीवाल से कभी मिले नहीं, उस व्यक्ति से कहलवाएंगे कि हम मिले थे और उन्होंने ऐसा कहा था और उन्होंने वैसा कहा। यानी ये सिर्फ करप्शन में पैसों के लेन देन का मामला नहीं है। विपक्ष के नेताओं को, उनके खिलाफ, उनको कानूनी प्रक्रिया में फंसाने के लिए दिए गए रिश्वत का भी मामला है। ये बात हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। पैसे तो दिए गए, अप्रूवर भी बनाया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को इन्हीं पैसों से फंसाया गया। और एक बार फिर के कविता को सरकारी गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि तेलंगाना में के कविता, उनकी पार्टी को कांग्रेस ने हराया है, उन बीजेपी और बीआरएस के बीच गठबंधन को एक्सपोज किया है। अब दिल्ली में खुद अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे कि हम इंडिया गठबंधन में न रहें तो हमें सामान आने बंद हो जाएंगे, ऐसा हमें कहा जा रहा है। अब इंडिया गठबंधन उन्होंने छोड़ा नहीं, तो अब कविता को सरकारी गवाह बना करके एक और गवाह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। इसमें भी पैसा खर्च हुआ होगा, हम लोग तो देखने नहीं जा रहे हैं, पैटर्न यही कहता है। तो इन स्थितियों को देखें तो जनता को दिखने लगा है कि भ्रष्ट कौन है। वो जिनको भ्रष्ट बताया जा रहा है, या वो जो बता रहे हैं। दरअसल जो बता रहे हैं और जिन तरीकों से बता रहे हैं वही भ्रष्ट है। और इसमें ईडी की भूमिका, जिस पर भ्रष्टाचार के नियंत्रण करने का दायित्व हो, वो पीएमएलए के आरोपी का बेल विरोध नहीं करता है जी। बेल के लिए विरोध नहीं करता है, उसको छूट जाने में मदद करता है। इसका मतलब है कि ईडी भी अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने में मिली हुई है बीजेपी के साथ। सीधा सा मतलब है बोलचाल की भाषा में। तो जब ईडी ही मिली हुई है, ईडी ही पार्टी है, बीजेपी ही पार्टी है, तो फिर न्याय कहां बचता है? फिर तो ईडी जाएगी, 9 समन 10 समन भेजेगी। लोग कहते हैं कि इतने समन को डिफाई क्यों किया अरविंद केजरीवाल ने? अरे अपने समन का खुद ईडी ने सम्मान नहीं किया। आपका एक समन नहीं जा रहा था, दूसरे समन में आगे पकड़ ले जाते, जो काम अभी किया वो पहले कर जाते। लेकिन ये लोग मैच फिक्सिंग खेल रहे थे कि ईडी समन देता था, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, ईडी समन देता था, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी।
ये मिली भगत करके पूरे देश में अरविंद केजरीवाल को कानून का दुश्मन बताने की कोशिश की गई, जबकि कानून को हाथ में लेने का काम, नियमों को की धज्जियां उड़ाने का काम, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का काम इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हुआ और उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया कि ये ऐसा किया जा रहा था और संवैधानिक बताया उन्होंने पूरे प्रकरण को, और इन गलत करने वालों को एक तरह से पकड़ा। अलग बात है कि मामला विशेष में जब ये पकड़े जाएंगे तब इनको सजा होगी और होनी चाहिए। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डिटेल है वो बता रहा है, चीख चीख के बता रहा है कि किस तरीके से, आपने जयराम रमेश जी का सुनाया भी, किस किस तरीके से 3.84 लाख करोड़ रुपए का 3.84 लाख करोड़ रुपए का कारोबार देने का काम किया गया है लेन देन के आधार पर। मैं कारोबार कह रहा हूं इसलिए अमाउंट में कोई कंफ्यूज ना करे। रिश्वत तो कम होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड से दिया गया चंदा कम होगा, लेकिन जो बीज दिया गया वो बिजनेस का पूरा अमाउंट है 3.84 लाख करोड़ जी। इतने में तो सारे देश के किसानों का कर्जा खत्म हो जाता, जो भी किसानों की समस्याएं खत्म हो जाती, एमएसपी दे दी जाती, सारी चीजें हो जाती। ये आज देश को समझने का समय है और ये समझने लगा है देश, इसीलिए परिस्थितियां बदलती दिखने लगी हैं। राजीव जी बिल्कुल, परिस्थितियां कैसे बदल रही हैं, कैसे यहाँ पे दो महत्वपूर्ण मामला जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। एक ये कि भाजपा के अंदर खाने बगावत है, उस बगावत की खबर को भले दबाई जाती हो, लेकिन आप 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे सामने तो उस बगावत की बानगी आप देखेंगे। उसका रिजल्ट, बानगी छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा सब कुछ सामने होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि कैसे इंडिया गठबंधन पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। पिछले 3 दिनों में 21 मार्च की घटना से लेकर आज 23 मार्च तक, इस पिछले 3 दिनों में आप देखिए तो कैसे इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण जो है वो जरूर इसकी होनी चाहिए, जो अभी कह रहे थे प्रेम कुमार जी कि गोल पोस्ट कैसे बदल रहे हैं, इधर का उधर, उधर का इधर। कमजोर जो है वो मजबूत की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन मजबूत के पारे को, उस खेमे को छोड़कर आप कमजोर की तरफ क्यों आ रहे हैं? क्या गोल पोस्ट बदल रहा है? क्या सचमुच जो यहां हम कह रहे हैं वही हो रहा है? इन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसको थोड़ा और नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं। जयशंकर जी, आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखा जाए जयशंकर जी पिछले 3 दिनों के घटनाक्रम, और उसमें बहुत कुछ सामने, इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा आंकड़ा है, कच्चा चिट्ठा सामने है, उसके बारे में बात जितनी होनी चाहिए थी उतनी बात नहीं हो रही है, लेकिन लोगों को समझ में आ गया है। और दूसरी बात, जाति आधारित जनगणना अंदर तक इसकी जो पहुंच है वो हो चुकी है, ये दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच एक तरफ हेमंत सोरेन, दूसरी तरफ अब केजरीवाल, इनकी गिरफ्तारी। क्या ये वही अंदर खाने जो परेशानी है, आगे हार की चिंता है, उन सब की बानगी हम देख रहे हैं सामने, उन सब का रिजल्ट आज ही, उसका रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं सामने? यकीनन राजीव जी, जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इस बात को हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि भाई ये 400 पार और 370 पार का जो नारा है या जो क्लेम है वो इनकी बौखलाहट का ही प्रतीक है। ये किसी तरह से अपने वर्कर्स में, कार्यकर्ताओं में उनका मनोबल बना रहे, इसके लिए इस तरह से बढ़ चढ़ के दावे कर रहे हैं। बाकी अंदर से हालात बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि अब लोग 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई ठीक है, बाकी सब हो गया, पुलवामा भी हो गया, बालकोट भी हो गया, मंदिर भी बन गया, चलो 3 तलाक हो गया, 370 भी आपने हटा दिया, आपने जो कुछ कहा उस पे सब हम लोगों ने एक तरह से मौन सहमति स्वीकृति दे दी। चलिए अब तो बताओ यार, अब तो बताओ कि जो काला धन विदेशों में जमा हुआ था, जिसके बारे में आप रट लगाते थे और कहते थे और अपने ढिढोरचियों से भी कहलवाते थे, वो जो एक तो फर्जी योग गुरु है जो, वो कहता था कि साहब विदेशों से काला धन आ जाएगा तो 35 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा और क्या क्या होगा, आयकर माफ हो जाएगा। मोदी जी खुद कहते थे 15 लाख रुपए एक एक भारतीय के अकाउंट में ऐसे ही जमा हो जाएंगे, काला धन आ जाएगा। तो अब तो बताना पड़ेगा ना कि 10 साल में काला धन कितना आप वापस लाए हैं, कुछ हो इस पर कोई जवाब नहीं है। इस तरह से लगातार महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच रही है। भाई भक्त अंधभक्त कुछ भी कहें, लेकिन आज डीजल 2 रुपया कम भी कर दीजिए, पेट्रोल 2 रुपया कम भी कर दीजिए, लेकिन अभी भी
96, 98 और 100 रुपए के पार कई राज्यों में बिक रहा है ना। और वो पहले 64, 68 में बिकता था, 64, 66 रुपए, 68 रुपए में बिकता था। तब आप कहते थे बड़ी महंगाई की मार हो रही है। तो उसको तो आपको समझाना पड़ेगा। रसोई गैस का मामला है, ये तमाम चीजें हैं। तो अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये बता नहीं पा रहे हैं कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। अब वो बार बार कभी वो नेहरू को याद करना, कभी किसी और को याद करना, परिवारवाद की बात, वंशवाद की बात। और दूसरी तरफ ये इनकी एक स्ट्रेटजी में पता नहीं कहां से किसने इनको सलाह दी है। हालांकि उनके सलाहकार मंडली में कई बार मुझे हंसी भी आती है, तरस भी आता है कि कैसे लोग भरे हुए हैं जो उनको कुछ न कुछ ऐसा बुलवा देते हैं जिसके बारे में मतलब हर आदमी हंसता ही है, कुछ उस पर चटखारे लेता है। लेकिन किसी ने तो ऐसा जरूर कह दिया होगा कि भाई कुछ नहीं, राजनीतिक दलों को, राजनीतिक विरोधियों को उठा के बंद कर दो, उनके बैंक खातों को सीज कर दो, उनके ऑफिस को जाम कर दो और चुनाव हो जाएगा अपने आप, क्या दिक्कत क्या है। इस तरह का सलाह सुझाव जो है पहले भी लोग देते रहे हैं, कभी बार इंदिरा जी को भी देते ही थे, उन्होंने भी जो जिस तरह से किया था। मैंने कई लोग कहा, कई चैनलों पर भी कहा, हमने कहा कि भाई आप ये चीज देखिए कि जिस तरह से इमरजेंसी में राजनीतिक विरोधियों को बंद किया गया था, तो जनता की जो लाठी होती है वो बेआवाज होती है। और जब 77 में चुनाव हुआ तो लोगों ने अपना जनादेश बता दिया। और उसी तरह से जब मोरारजी भाई की सरकार ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया, उस समय भी लोगों ने उसका जवाब 1980 में कांग्रेस की सरकार को वापस लाकर दिया। जिस कांग्रेस के खिलाफ इतना बड़ा जनमानस था 1977 में, उसी इंदिरा गांधी को बड़े बहुमत के साथ 1980 में लाए लोग। तो ये जो काम किया है अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का, अगर इक्का दुक्का कोई घटना होती तो लोग सोचते कि अच्छा ठीक है भाई चलो कुछ काम हो गया। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के बैंक खातों को सील किया, जिस तरह से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, जिस तरह से हेमंत सोरेन की भाभी को भाजपा में शामिल कराया, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, अब किस बात का मतलब कोई जवाब नहीं है कि बात मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या सत्येंद्र जैन इतने लंबे अरसे से जेल में क्यों हैं। अब लोग उस पर कहते हैं कि साहब वो आप क्या बात कर रहे हैं, तो कितनी अदालतें हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अदालतों ने क्यों नहीं जमानत दे दिया अभी तक। उसका जवाब कल नहीं परसों 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करके पूछा कि भाई साहब जब भी कोई जमानत की अर्जी आती है आप एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेकर के चले आते हैं, ये क्या है, आप इसके बारे में बताइए। मुकदमा तय नहीं कर रहे हैं, मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं हो रही है, हम कब तक जेल में रखेंगे भाई, कब तक आप इन लोगों को जेल में रखेंगे। तो अब उसमें इनको 22 अप्रैल को जवाब देना है, बताना पड़ेगा। दूसरा ये असल में दिक्कत क्या है कि हमारा अपोजिशन जो है ना वो सिर्फ रिएक्ट करता है, प्रोएक्ट नहीं करता है। अगर इसमें से भी कुछ लोग जाकर के मुकदमा करते, केस करते कि भाई बताइए जरा हमको ईडी साहब कि साहब अजित पवार जी, छगन भुजबल जी, नवाब मलिक जी, हसन मुशर्रफ साहब, नारायण राणे, ये अपने अशोक चौहान, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, इन लोगों के मामले में ईडी ने क्या किया अभी तक। पहले तो कर रहे थे, काफी एक्टिव थे, उनको कोई समन आपने जारी करके कभी बुलाया क्या अपने पास। भाई अगर वो उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री हैं, इनको आपने 9 बार 10 बार समन देके बुलाया, तो आपने कितनी बार हेमंत बिश्व शर्मा को बुलाया और उसमें स्टेटस क्या है उन मुकदमों का। शारदा नारदा चिट घोटाला है या मुकुल राय के मामले का, जितने मामले हैं, एक बार अपोजिशन को लोगों को चाहिए कि जरा अदालत में जाकर के पूछे, ईडी से पूछें कि भाई क्या है। और महत्वपूर्ण तब यह हो जाता है कि चूंकि इन लोगों के बारे में आरोप किसी जयशंकर गुप्ता ने नहीं लगाया था जी। इस देश के प्रधानमंत्री ने और इस देश के गृह मंत्री ने लगाया था और साफ साफ कहा था, एनसीपी को नेचुरल करप्ट पार्टी कहते हुए कहा कि 67,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले के आरोपियों को छोड़ेंगे नहीं। ये बात भोपाल की रैली में कही थी प्रधानमंत्री जी ने, और उसके 2 दिन के बाद उनको आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लिया। अशोक चौहान को बोल रहे थे कि साहब ये तो पूर्व सैनिकों की विधवाओं का के नाम पर जो जमीन घोटाला हुआ, आदर्श घोटाला हुआ, उसको हड़प कर लिया पूरा का पूरा। उसको आपने तुरंत
एक दिन पहले बीजेपी में शामिल किया, अगले दिन राज्यसभा में भेज दिया। तो ईडी को तो बताना पड़ेगा कि भाई साहब वो तो ठीक है, प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल गेम हो सकता है, लेकिन आपने जो जांच की थी, आपने जो करी थी, शुरू किया था कार्रवाई, उसका क्या हुआ? अब मुकुल राय के मामले में बड़ा मजेदार है, मतलब ईडी ने उन पर मुकदमा किया जब वो तृणमूल कांग्रेस में थे जी, वो बीजेपी में चले गए, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए, उसको मामले को उठा के कोर्ट फ्रिज में डाल दिया। फिर बाद में वो टीएमसी में आ गए, फिर से नए ढंग से केस शुरू कर दिया। तो कल को अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल भी पलट जाते हैं, वो भी कह देते हैं कि भाई ठीक है, अच्छा हम आपकी शरण में आ जाते हैं, तब क्या होगा? मनीष सिसोदिया पे लगातार ये भाजपा के लोग जो हम लोगों से अंतर खाने कभी कभी बात होती है, वो लोग कह रहे हैं कि साहब मनीष सिसोदिया लगभग तैयार हो चुके हैं, कि वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल पे कहा, जबकि ऐसी एकदम झूठ बात है। ये इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं, लेकिन अगर हो गया तो क्या करेंगे आप जी? तो एक मतलब सारा दारोमदार यह है कि हम राजनीतिक विरोधियों को पूरी तरह से क्रश कर दें। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जयराम रमेश ने, मैं उसको सुन रहा था, आपके यहां भी क्लिप देखा उसका, लेकिन मैं ऐसे भी उसको सुन रहा था। मुझे लगता है कि जो पता नहीं विपक्ष के लोग हम लोगों की बातें सुनते हैं नहीं सुनते हैं, ये उनकी मर्जी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जयराम रमेश कर रहे हैं, चाहे और लोग भी करें, पूरे देश की सभी राज्यों की राजधानियों में जाके करना चाहिए और बताना चाहिए कि देखो भैया ये मामला हुआ है। और रैलियां जैसे जैसे आप कर रहे हैं, 31 मार्च को रैली हो रही है, सारी इसमें इंडिया अलायंस की रैलियां जो हैं सभी राज्यों की राजधानी, हम लगातार इस बात को कहते हुए आ रहे हैं कि हर राज्य की राजधानी में जाकर के वहां के जो क्षेत्रीय दल है उसके सहयोग लेकर के और बड़ी बड़ी रैलियां इनको करनी चाहिए। एक बार कारपेट बॉम्बिंग जैसा हो जाएगा ना, क्योंकि आज माहौल बन गया है। आज आप दिल्ली में किसी से भी बात करिए जो भाजपा का भी सपोर्टर रहा हो, उसके भी गले बात नहीं उतर रही है कि साहब केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया। इसीलिए किया ना कि उसने आपको 2-3 विधानसभाओं में शपथ दिया। एक विधानसभा में तो आपको 3 की संख्या पे सिमट दिया, दूसरे में आप 7 पे सिमट के रह गए। नगर निगम पर भी आप कुछ भी नहीं कर सके, लगातार बदनाम किया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, संजय सिंह को, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम में जीत करके आ गए वो। तो खटका तो यही है ना, आपकी आंख की किरकिरी तो इसी बात के लिए है। लेकिन जिस ढंग से जैसे आप बता रहे थे अभी, सदानंद गौड़ा ने कह दिया कि हम अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का मतलब कि अब हम आपके खिलाफ आपकी कब्र खोदना शुरू करेंगे, क्योंकि संन्यास लेना अलग उस ढंग से होता तो फिर भाई सरकारी पार्टी है, घर में बैठ जाते, कुछ कहने के बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती। और गुजरात में जो हुआ है, ये 2 लोगों ने जो अपना उम्मीदवारी वापस की है, भाई वहां तो मोदी जी और शाह जी के इच्छा के विरुद्ध पत्ता भी नहीं खड़कता है, और बहुत ठोक बजा करके आपने उम्मीदवार डिक्लेयर किया होगा रंजन बेन को बड़ौदा से या किसी और को जो वहां से किया था, बनासकांठा या कहां से बता रहे थे आप, बनासकांठा था, भिकाजी तो ठाकुर, हाँ भिकाजी ठाकुर। तो आपने ठोक बजा करके टिकट दिया होगा, और वहां तो मतलब लगता है कि बस उसमें उसके अलावा कुछ है ही नहीं है। इसका मतलब कि गुजरात में भी अंडर करंट बहुत गजब का बढ़ रहा है जो आपके खिलाफ जा रहा है। और दूसरी बात यह है राजीव जी, जैसे आप बता रहे थे ना कि इंडिया अलायंस की बात, इंडिया अलायंस बहुत मजबूत हुआ है। इस घटना ने उसको और मजबूत कर दिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने इंडिया अलायंस को और मजबूत किया है, क्योंकि देखिए जो ममता बनर्जी कल को अलग चुनाव लड़ने की बात लड़ रही थी और उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, अब ममता बनर्जी का भी बयान आ गया कि नहीं, इस मामले में सारा हम लोग इंडिया एकजुट है, इंडिया अलायंस एकजुट है। उसी तरह से अन्य राज्यों में भी जो छिटपुट थोड़ा इधर उधर हो रहा था वो लोग भी कह रहे कि नहीं, अब हमको तो लग रहा है कि पंजाब और दिल्ली का जो समीकरण भी बदल जाएगा, इससे कहीं ना कहीं इसमें बात अंदर खाने चल रही है। तो ये ऐसा माहौल बनते हुए दिखाई दे रहा है कि चूंकि जनता कंपेल कर रही है, इन क्षेत्रीय दलों का जो अहंकार हो सकता है या कांग्रेस का भी अतीत का अहंकार हो सकता है, जो कहीं कहीं सीटों के आवंटन में या तालमेल में कुछ बाधा पड़ रही है, उसको जनता का दबाव जो है, जन दबाव, क्योंकि जनता चाहती है कि अभी 10 साल के कुशासन से मुक्ति चाहिए, इससे नीचे कुछ भी होना नहीं है। और अगर इसके लिए विपक्षी दल तैयार नहीं हुए तो जनता इस देश की कभी इनको माफ नहीं करेगी। मुझे लगता है कि जनता आ रही है खुल करके धीरे धीरे, और 4 जून को इसका फैसला सामने आ जाएगा। ये कितना भी कर ले, अभी हो सकता है कि इनकी दमन की कार्रवाइयां थोड़ी और आगे बढ़े,
और भी कुछ लोगों को जेल भेजे और भी कुछ काम करें, लेकिन जितना ऐसा कुछ करते जाएंगे तब इनके खिलाफ इनके ऊपर पड़ेगा। जी राजीव जी बिल्कुल। एक खबर और भी है, हालांकि इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं उधर बीजेपी सीईसी की जो बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री भी लौट आए हैं, भूटान गए हुए थे प्रधानमंत्री, लौट आए हैं और वो भी उस बैठक में हैं। टिकटों के बंटवारे को लेकर चर्चा उधर चल रही है, लेकिन इसी चर्चा के बीच एक चर्चा और भी है, वो ये है कि बीजेपी मणिपुर से अपने कैंडिडेट को नहीं उतारने जा रही है। अब मणिपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए अभी तक, मणिपुर का मां तक नहीं कहा। संसद भवन के अंदर 1.5 मिनट तक उन्होंने उस पर बात की थी, जबकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। और उसके बाद अब चुनाव का वक्त है, उम्मीद यही थी कि पूर्वोत्तर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मणिपुर के बारे में तो जब महिलाओं की बात आती है, महिला शक्ति की बात आजकल खूब हो रही थी जब से राहुल गांधी ने शक्ति का जिक्र किया है उसके बाद से। और उसमें अगर मणिपुर से चुनाव भाजपा नहीं लड़ती है, लोकल किसी पार्टी के साथ अपना उसको समर्थन देती है, तो आप समझ सकते हैं कि यहां किस कदर एक बेचैनी, एक डर है वो सामने आता है। खैर, लेकिन आना चाहता हूं राहुल लाल जी आपके पास। राहुल जी, तमाम घटनाक्रम को अगर देखिए तो आपको क्या ये नहीं लगता कि ये चुनाव 2014-2019 वाला चुनाव नहीं है? ये चुनाव आज की तारीख में लगभग हाथ से, बीजेपी की हाथ से निकल चुका है। भले वो जिस भी ढंग से कोशिश करे, सत्तारूढ़ दल है, कांग्रेस के विज्ञापन अखबार वाले नहीं छाप रहे हैं, कांग्रेस बता रही है। बहुत पैसे जो हैं कांग्रेस के फ्रीज हो गए। बाकी जो अभी हमारे साथी जयशंकर जी कह रहे थे कि जो रीजनल पार्टियां हैं वो पार्टियां थोड़ा और भी यहां हिम्मत करके आगे आएं, जनता जो है वो साथ दे रही है। कल एक तस्वीर सोशल मीडिया पे हमने एक वीडियो देखा, उसका जिक्र यहां करना जरूरी है, मैं रख देता हूं आप लोगों के सामने। एक पत्रकार है, वो किसी आदमी से पूछ रही है कि क्या आप केजरीवाल के समर्थन में आए हैं? वो बोलता है, वो आदमी की नहीं मैं बिल्कुल नहीं आया हूं। और तो उसने पूछा कि ये तो हाथ में तख्ती है, ये दिल्ली की बात है। तो उसने कहा नहीं ये तो कोई किसी महिला को मैं दे रहा था, वो चली गई तो मैं लेके उसी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। ये मुकेश जी पुलिस वाले जो हैं ये पकड़ के ले आए हैं, मैं नहीं हूँ, मैं केजरीवाल का समर्थक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इसमें। लेकिन उसके बाद जैसे ही पुलिस वाला जाता है तो वो केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाता है। तो फिर वो बोलती है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? अभी तुम झूठ बोल रहे थे, तुम अभी बोल रहे थे मैं समर्थक नहीं हूं, मैं नहीं आया हूं प्रोटेस्ट में। बोला पुलिस की डर से मैं बोल रहा था। वो आदमी बोलता है कि पुलिस की डर से मैं अभी एक बात कह रहा था कि मैं केजरीवाल के समर्थन में प्रोटेस्ट करने नहीं आया हूं। वो जैसे गया तो एक जो डर है, ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे मैं देख रहा था, ऐसे ये वीडियो चल रहा है। राहुल लाल जी देखे होंगे आप भी, लेकिन ये छोटी सी बात बहुत गहरी है, इसलिए यहां आप तमाम साथियों के बीच इस बात को मैं रख रहा हूं। बहुत लोग हैं जो आज डरे हुए, सहमे हुए हैं, जो अपनी बात खुल के नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब वो वोट देने जाएंगे तो तमाम हमारे 3 साथी अपनी बात रख चुके हैं। प्रोफेसर रविकांत जी अपनी बात रख चुके हैं, प्रेम कुमार जी अपनी बात रख चुके हैं, जयशंकर जी अपनी बात रख चुके हैं। तीनों की बात में एक बहुत ही जो एक समानता है वो ये है कि तीनों ये कह रहे हैं कि ये चुनाव जनता लड़ रही है। इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाइए राहुल लाल जी। राजीव जी, वो वीडियो मैंने भी देखी है और बिल्कुल आप अगर देखें कि जो घटना घटी जैसे ही केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की गई, मैं मानता हूं कि उनके लोकप्रियता में और टीम इंडिया के लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई है। जयशंकर जी सही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार गई। मैं कई कट्टर बीजेपी समर्थकों से मिला और उन लोगों ने हमें कहा कि आखिर मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? कम से कम विपक्ष के, कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दे रहे हैं, तो कांग्रेस के तो पैसे भी खर्चे नहीं होंगे और कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी। तो अब विपक्ष के लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं उन्हें भी लगने लगा है कि इतना ज्यादा कठोर हमला करके तो प्रधानमंत्री जी खुद ही उन लोगों को उनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने में मदद कर रहे हैं। और ये चीजें हो रही है। आप हर तरफ अगर हम लोग देखें, दिल्ली एनसीआर से लेके इसके प्रभाव जो है वो आपको दिखेंगे, हरियाणा में, राजस्थान में, हर तरफ इसके प्रभाव आसपास में नजर आ रहे हैं। मैं एक चीज कहूंगा कि देखिए, इस चुनाव को अगर हम लोग देखें, प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध जो बगावत की कहानी शुरू हुई थी राजीव जी, वहां से मैं फिर इसे जोड़ूंगा। याद होगा हिमाचल प्रदेश का वो चुनाव जब प्रधानमंत्री जी ने एक अपने ही प्रत्याशी को फोन किया और बीजेपी में लौटने के लिए उनसे कहा था। वो शुरुआती समय था राजीव जी,
जिस समय की बगावत के बिगुल मोदी जी के विरुद्ध फूकी जा रही थी, वो शुरुआत था। और उसके बावजूद भी फोन कॉल वायरल हुआ, वो महानुभाव वो नहीं माने और उसके बावजूद भी वो बागी चुनाव लड़े। उस सीट पे भारतीय जनता पार्टी को उनके कारण हार का सामना भी करना पड़ा जी। तो ये जो कहानी शुरू हुई थी हिमाचल से, आज उसकी तस्वीर हम लोग कहां कहां नहीं देख रहे हैं। उसकी तस्वीर हम लोगों को आप सोच के देखिए कि बड़ोदरा की सीट जो आपने जिसके बारे में वर्णन किया कि 2 बार से सांसद रही, अब वो चुनाव लड़ने से मना कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी के सीट पे चुनाव, रंजनबेन भट्ट, वो प्रधान, बिल्कुल रंजनबेन भट्ट चुनाव लड़ने से मना कर रही है गुजरात में। हाँ, बिल्कुल सही फुटेज आप दिखा रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि अति सुरक्षित सीट पे, जहां कहते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता मोदी जी अमित शाह जी के बिना, वहां पे बीजेपी के 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए कैसे मना कर रहे हैं, और वो भी बड़ोदरा जैसे हाई प्रोफाइल सीट पे। तो मैं इसे हिमाचल में जो शुरुआत हुई थी उसी का विस्तार मान रहा हूं। वो आज कितना बड़ा विस्तार हो गया है कि आपको गुजरात में ये चीजें दिख रही हैं। आप सोच के प्रधानमंत्री जी गए कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने के लिए, चूंकि उन्हें दिख रहा है कि वो उत्तर भारत में कहीं गुंजाइश नहीं नजर आ रही है, तो वो अंतिम में परेशान होकर दक्षिण भारत जा रहे हैं। शिवमोगा जाते हैं प्रधानमंत्री जी, ईश्वरप्पा को बुलाने के लिए भरपूर प्रयास होते हैं कि वो वहां तो आए प्रधानमंत्री जी के रैली में, नहीं आते हैं वो, और निर्दलीय लड़ने की खुल के जो बात कर देते हैं ईश्वरप्पा। आप सोच के देखिए कि वहां पे बिगुल बज रहे हैं, और वो तो केवल एक नहीं है, साधारण गौड़ा है। तमाम कर्नाटक बीजेपी में भरे पड़े हुए बगावती सुर इतने ज्यादा है कि वो घटने के नाम नहीं ले रहे। वहां पे तो राजीव जी इतनी इंटरेस्टिंग स्थिति है कर्नाटक की कि जो कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली आए हुए थे, और यहां पे उन्होंने जो केंद्रीय चुनाव समिति के अंतर्गत और बाकी जो प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा से जो गोपनीय बातचीत की कर्नाटक के चंद और वरिष्ठ नेताओं के साथ, वो गोपनीय बातचीत फिर कर्नाटक में जाके खुल गई। सोचिए कि बीजेपी के भीतर से एक समय में यह स्थिति होती थी कि वहां से कोई गोपनीय सूचना बाहर नहीं आती थी, और वहां पे कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष ने जिन जिन कैंडिडेट्स की शिकायत की थी प्रधानमंत्री जी के सामने में, उन सारे कैंडिडेट्स को पता चल गया कि उनकी क्या क्या शिकायत दिल्ली में लगाई गई थी, और जिस बगावत को और खत्म करने के प्रयास हो रहे थे, वो बगावत के सुर और ज्यादा बढ़ गए। अब मैं आ जाता हूं, आपको देखिए गुजरात की चर्चा कर ली, 6 पड़ोसी राज्य राजस्थान में आ जाइए। अब तक हम लोग सुनते थे कि जो पार्टी के भीतर जो लोग बगावत करते हैं वो दिन के उजियारे में चुनाव प्रचार करते हैं और रात के अंधेरे में जो है कि वो उल्टा चुनाव प्रचार करते हैं। यह स्थिति हम लोग पत्रकारिता में लंबे समय तक देखते रहे। लेकिन इस समय हम लोग देख रहे हैं राजस्थान का एक शहर है आपका जोधपुर में खुलेआम जो है कि वहां पर शेरगढ़ के विधायक हैं राठौर जी, बाबूलाल राठौर नाम है उनका। वो एक तरह से खुलेआम गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध कर रहे हैं। वसुंधरा राजे वो पर्दे के पीछे से विरोध कर रही है, और वो राठौर जी खुलेआम कर रहे हैं। पोस्टरबाजी चल रही है जोधपुर शहर में। आप वो एक तरह से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। कभी हम लोगों ने सोची थी गजेंद्र सिंह शेखावत कितने प्यारे हैं मोदी जी के, अमित शाह जी के, पूरे 10 साल में वो हम लोगों को दिखा है। राज्यवर्धन सिंह राठौर जब सड़क पर चलते हैं तो उनको बीजेपी के कार्यकर्ता काले झंडे दिखाते हैं, महिलाएं घेर लेती हैं उनको। ये सब तो स्थितियां हैं राजस्थान की कहानी, जहां पे कि 100% जो है कि इनका स्ट्राइक रेट रहा है भारतीय जनता पार्टी का। क्या इन स्थितियों में हम लोग उनके 100% स्ट्राइक रेट की बात कर सकते हैं? अब आ जाइए हम लोग उत्तर प्रदेश, जो आपने लिखा है हेडिंग की बगावत के सुर, वो हर तरफ वो बगावती सुर दिखते हैं। सलेमपुर में जब वीरेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया गया, काफी वहां के अलोकप्रिय कैंडिडेट, बीजेपी के कैंडिडेट वहां पर सड़क पर आके विरोध कर रहे थे। घोसी में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो लोग अभी वहां पे जो है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। अलग अलग हिस्से में जो बीजेपी अपना ऑफिस खोल रही है, केंद्रीय ऑफिस चुनाव प्रचार के लिए, वो ऑफिस कोई फंड के कमी के कारण बंद नहीं हो रहा है राजीव जी कांग्रेस की तरह। वो ऑफिस बंद हो रहा है कार्यकर्ताओं के विरोध के बिगुल फूकने के कारण। सीतापुर में विरोध के बिगुल फूके हैं वहां पे अपने ही प्रत्याशी के विरोध। ये स्थितियां बनी है उत्तर प्रदेश में। और बिहार बीजेपी में जो घटनाक्रम हो रहा है, वो तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे, तो आपका कार्यक्रम ही जो छोटा पड़ जाएगा। अलग अलग गुट बना के बिल्कुल करेंगे राहुल लाल जी, बिल्कुल करेंगे। अलग अलग राज्यों की चर्चा हम करेंगे और कहां कितने, क्योंकि ये तो एक छोटी सी वानगी है। जी राहुल लाल जी मैं यही कह रहा हूं कि आप सोच के देखिए झारखंड में बगावत के बिगुल किस तरह से फूके गए वहां पे। और ये जो आप जब नेताओं को बंद कर देते हैं, आप उनको, जेपी पटेल आए हैं झारखंड से,
कांग्रेस में। मैं वही कर रहा हूं कि देखिए जेपी पटेल आ गए कि वो कितने बड़े नेता रहे, वो उनकी झारखंड की राजनीति में बड़ी पुरानी विरासत रही है जेपी पटेल जी की। कहने का मतलब, और आप एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, हेमंत सोरेन की पत्नी जब सभाएं कर रही है तो जनता टूट के आ रही है। लोग वहां के लोग बोल रहे हैं कि भाई वो उनके सभाओं में हेमंत सोरेन से ज्यादा भीड़ हेमंत सोरेन की पत्नी की सभा में आज के समय में हो रही। आप देख लीजिए दिल्ली में आज जो संदेश केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल के माध्यम से दिलाया गया, वो जनता के ऊपर कैसा प्रभाव डाल गई। ये तमाम परिस्थितियां ऐसी हैं कि बीजेपी ने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया है। आप जब इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, जनता बेवकूफ नहीं है, वो जानती है कि चुनाव आचार संहिता लागू हो चुका है, सबको इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। लेकिन आपकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तमाम संस्थाएं अभी सक्रिय हो रही है। इस स्थिति में मैं इस बात से सहमत हूं कि यह चुनाव अब विपक्ष नहीं लड़ रहा, विपक्ष के साथ जनता खुद ही कदम ताल कर रही है। और दिल्ली के जिस वायरल वीडियो के बारे में आपने बोला, वो उसी की बानगी है राजीव जी, कि जब पुलिस के कर्मचारी चले जाते हैं, सुरक्षा कर्मी चले जाते हैं, फिर से वो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके सामने पहरेदारी है, आप चुप हैं, पहरेदारी खत्म, उसके बाद आप अपनी बात कहते हैं, करते हैं। उसी वीडियो का जिक्र यहां हम कर रहे थे, जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं राहुल लाल जी। और बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये समझना कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है और इस चुनाव में भाजपा के अंदर खाने कितना बगावत है, और उसी बगावत को हम यहां सामने ला रहे हैं, क्योंकि भाजपा के अंदर के बगावत की बात कहां होती है, कहीं नहीं हो रही है। और एक हवाई महल बनाने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि अब की बार 370 या 400 पार। और सबसे बड़ी चीज कि 303 लाने के लिए भी 2019 जो है उसमें जितनी सीटें 2019 में 303 सीटें आई थी, 303 सीट लाने के लिए आपको 100% रिजल्ट देना होगा, तब 303 लेके आएंगे आप, अगर उसी को रिपीट करते हैं। लेकिन क्या वो सीटें रिपीट हो रही हैं? तो इसलिए उस अंक गणित में जहां फंसाने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी ने की है, उस अंक गणित में यहां फंसने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां कैसे मोदी जी खुद फंसे हुए हैं, कैसे भाजपा खुद फंसी हुई है, और कैसे पिछले 3 दिनों में 21, 22 और आज 23 3 दिनों में कैसे इंडिया गठबंधन मजबूत और मजबूत हुआ है। क्योंकि अभी जयराम रमेश की बात कर रहे थे जयशंकर जी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कह रहे थे जयशंकर जी की इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को खासकर करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे थे आप, क्योंकि जो बातें यहां आ रही है, ये कॉन्फिडेंस जयराम रमेश में क्यों आ रहा है? आज उनके पास, उनके हाथों में वो तमाम दस्तावेज हैं। क्यों वो कॉन्फिडेंस आतिशी के ऊपर आ रहा है कि आतिशी कह रही हैं कि जेपी नड्डा इस्तीफा दो, जेपी नड्डा को गिरफ्तार करो? क्यों कह रही हैं वो? क्योंकि उनके हाथ में वो सबूत है, जिस सबूत को इलेक्टोरल बॉन्ड ने दिया है, जिस सबूत को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से आप भी निकाल सकते हैं। यह सबूत है, इसलिए यहां से चुनाव जो है वो दूसरी दिशा में जा चुका है। दीपक जी, आप किस ढंग से देखते हैं? जरा आपके पास आऊं जल्दी जल्दी, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कैसे देखते हैं आप ये पूरे घटनाक्रम में ये चुनाव? क्या सचमुच आपको भी लगता है कि दूसरी दिशा में जा चुका है, जहां से लौटकर भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होगा लौट के आना? ये देखिए, भाजपा की समस्याएं 2-3 दिशाओं से चली आ रही है उसकी तरफ। अभी 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर इतने सारे डेवलपमेंट हो गए, जिसमें राहुल गांधी की जब यात्रा खत्म हुई उस समय वहां पर जो रैली हुई मुंबई में, उसके बाद ये जो 2 बड़ी घटनाएं हैं, बैंक वाला, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का तो देखिए इतनी सारे इसकी जो सीरीज है, तो जो इयान फ्लेमिंग ने जो जेम्स बॉन्ड सीरीज चलाई थी राजीव जी, मुझे लगता है उन्होंने तो 27 उपन्यास ही लिखे थे। यहाँ पर तो मुझे लगता है कि 2700 स्टोरीज से भी ज्यादा जो उपन्यास है वो लिखे जा सकते हैं। एक एक कंपनी की एक एक कहानी और जो किस्तों में आ रही है, वही सबसे बड़े लोगों के सामने जो है वो नजरों से गिराने के लिए काफी है। दूसरी आप चीज एक और गौर कीजिए कि आज जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने जो दिया है, भाषण दिया है, वो बिल्कुल उसी लाइन पे है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। उन्होंने बहुत ही इमोशनल शब्द जो चुने हैं, आप देखिए, उन्होंने लिखा है कि ऐसी कोई सलाखें नहीं बनी जिसमें आपके बेटे को बंद करके रखा जा सके, जैसे फिल्मों में होता है ना, ऐसी कोई गोली नहीं बनी कि जो मुझे मार सके, वगैरह वगैरह सब। मैं आपका भाई, आपका बेटा जल्दी आपके पास लौटेगा, आप चिंता मत कीजिए, आपके सारे वादे पूरे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को उसकी ही भाषा में जवाब देने वाला भी एक व्यक्ति वहां पर ऐसा आपने पकड़ लिया कि वो आपको इस तरीके के कंटेंट दे देकर ही, और उनकी जो पूरी की पूरी टीम है, देखिए आप में आपकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि सब सिविल सोसाइटी से आए हुए लोग हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से भी
जो अरविंद केजरीवाल वाला जो मामला है वो अच्छा खासा महंगा साबित होने जा रहा है। दूसरा आपने जो बताया कि इसमें देखिए गुजरात से और बहुत जगह से भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों ने अपने या तो टिकट वापस कर दिए या चुनाव मैदान से वो हट रहे हैं। दूसरा आपने देखिए एक और बड़ा मजेदार किस्म का किस्सा हो रहा है, मणिपुर ही नहीं नागालैंड और मेघालय में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं उतार रही है और वहां के स्थानीय जो पार्टियां हैं उसको समर्थन दे रही है। और मजेदार बात और कि लक्षद्वीप में वो एनसीपी के उम्मीदवार वो भी अजित पवार गुट का जो वहां पर उसका कैंडिडेट है उसको वो मदद कर रही। कहां लक्षद्वीप और कहां पर आपका महाराष्ट्र से गई हुई एक पार्टी। तो आपको देखिए इनके पास जो है अब पार्टनर्स के भी लाले पड़ रहे हैं, ये भी हमको देखना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर इस समय जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा चुनाव के वो 7 चरणों में है। ये लगभग पिछले समय जो हुआ था 2019 का चुनाव था वो भी 7 चरणों में ही हुआ था। लेकिन इस समय जो है जो ग्रेटर टास्क जो है कि आपको 370 हो या 400 है, अब वो जांच एजेंसियों को दे दिया गया है। तो जांच एजेंसियों का जो काम का जो विस्तार कर दिया गया है कि आपके पास ये भी काम है कि आप मोदी सरकार के इतने उम्मीदवार जिता के लाइए। ये केंद्रीय जांच एजेंसियों को अब तक ये जिम्मेदारी कम से कम नहीं मिली थी। अभी तक उनका रोल थोड़ा सीमित था, लोगों को डराना, उस पर चंदा इकट्ठा करवा देना या कोई चुनी हुई सरकार है उसको गिराने में 2-4 लोगों को तोड़ के ले आना, विधायकों को तोड़ना, ये सब काम था। लेकिन अभी आप देखिए कि और किस बूते पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो 370 या 400 पार का सपना देख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की उसका एक मेंबर इनको ईडी, सीबीआई और आयकर वालों को भी बना लेना चाहिए, क्योंकि इस समय मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव जिताने का जो सबसे बड़ा जिम्मा है वो तो मुझे एजेंसियां ही करती नजर आ रही है। कहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान आ रहे हैं, कहां चुनाव को लेकर बातें हो रही हैं। कुछ अखबारों में देख रहा हूं साक्षात्कार जो वगैरह जो आ रहे हैं वो गिने चुने 2-4 लोगों के ही आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के सामने ये भी है कि उसका अपना कैडर, उसके अपने बड़े नेता ये इस समय सब शांत हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर तक ये मैसेज जा चुका है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि ये जो आपने जो एक 370 और 400 की जो बात कही है इससे तो आप ही निपटिए, हम तो इसमें कुछ योगदान न कर सकते हैं और न तो इस लक्ष्य को हमारे बस का है कि हम पा सकते हैं। यही कारण है कि लोग टिकट वापस कर रहे हैं या इनको पार्टनर नहीं मिल रहे हैं। राजीव जी। जी मुझे लगता है आप तमाम वरिष्ठ जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को भी अब ये चर्चा करनी चाहिए कि 272 किसके आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों 543 सीटें हैं टोटल और जिस पे चुनाव होंगे लोकसभा के, 543 यानी 543 सीट्स इन लोकसभा, और उसमें से आपको 272 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए 272। अब 272 के आंकड़े किसके खाते में, कौन जीतकर इतनी सीटें लेके आ रहा है, इस पे चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 370 400 सीटें ये सब हवाई बातें हैं, उनको हम भी अब किनारे रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अमलेंदु उपाध्याय जी क्या कुछ कहेंगे इस पे? निश्चित तौर पर राजीव जी जो समीकरण दिख रहे हैं उसमें तो 370 के पार जो है वो तो इंडिया का हिमदंडी जाता वो दिखाई दे रहा है। अब इस पर चर्चा करेंगे, अब हम लोग इस पर निकालेंगे सब अपना गणित की किस तरीके से कहाँ का क्या क्या गणित बैठा है वो सब आएगा सामने। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो बातें करती है वो तो अलग की बात है। हम लोग साफ देख रहे हैं राजीव जी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त तरीके से टूटन हो रही है। मतलब जिस दिन आप अपनी लिस्ट जारी करने शुरू करते हैं उस दिन से ही लेके लगातार आपके मौजूदा सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं, नमस्ते मोदी जी कर रहे हैं, आप जिनको टिकट दे रहे हैं वो लड़ने से मना कर दे रहे हैं। अब सामने आ गया कि गुजरात में 2-2 लोग आपके जो टिकट वापस कर देते हैं, नमस्ते मोदी जी कर देते हैं। तो ये नमस्ते मोदी जी बार क्यों हो रहा है राजीव जी? ये है। अभी राजीव जी एक बार देख रहा था कि एक जस्टिस उज्जवल भैया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, वो कह रहे हैं कि अगर आज ही किसी किताब का वो कर रहे थे विमोचन, वो कह रहे थे कि यदि पीएमएलए का दुरुपयोग हुआ यानी जो ईडी का जो एक्ट है उसका, तो राष्ट्र को नुकसान होगा, ईडी के बारे में नकारात्मक धारणाएं पैदा हो सकती हैं। अब ये बातें जो है एक तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट से के जजों की तरफ से भी आने लग गई। जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इसका पीएमएलए एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, अपने विपक्षियों को फंसाने के लिए इसका दुरुपयोग हो रहा है और राजनीतिक जो है विरोधियों को इसके तहत प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर इसका उपयोग करके चंदा वसूली भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये चीजें राजीव जी अब सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहिबान जो है वो इसको समझने लगे। इसका मतलब ये है
इसी तरीके से जज साहिबान ने टिप्पणी की थी, बाकायदा मनीष सिसोदिया का नाम लेकर के ईडी के ऊपर टिप्पणी की थी। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से होनी है, ये भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा परेशानी पैदा करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सारी कारस्तानियां अब जनता के सामने आ रही है। जनता जो है वो एकजुट हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 100 के नीचे पहुंचाना है। मुझको ऐसा लगता है, हो सकता है और भी नीचे पहुंचाना चाहती है जनता। मुझको ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 100 के नीचे पहुंचाना चाहती है जनता। अब भारतीय जनता पार्टी 100 से ऊपर उभरने के लिए ये सब कर रही है या क्या कर रही है, उनकी अपनी रणनीति हो सकती है। लेकिन राजीव जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत हो रही है, ये ठीक उसी तरीके के हालात हैं जिस तरीके के हिमाचल प्रदेश के चुनाव से पहले हालात सामने आए थे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग थे वो बगावत करके चुनाव लड़े थे। उसी समय राजीव जी वीडियो भी जारी हुआ था, वो एक परमार साहब थे कोई थे जिनको मोदी जी फोन कर रहे हैं, पता नहीं मोदी जी ने फोन किया या नहीं किया, तो परमार साहब जाना, लेकिन कोई खंडन भी नहीं आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मोदी जी ने उनको फोन नहीं किया था कि भाई आप बैठ जाइए। और परमार साहब कहेंगे मोदी जी बहुत हो गया, अब मैं नहीं बैठ सकता, और नड्डा साहब ने मेरी जो बहुत बेइज्जती की है। आप देखिए राजीव जी की जिस हिमाचल प्रदेश से नड्डा जी आते हैं, आप वहां जाकर के अपना दूसरा राज्यसभा सदस्य आप जितवा तो लेते आते हैं तोड़ करके, लेकिन आप नड्डा साहब को हिमाचल प्रदेश की आप जो है राज्यसभा का चुनाव भी आप हिम्मत नहीं जुटा पाते। अगर आपको इतना ही भरोसा था तो नड्डा साहब को हिमाचल प्रदेश से आप ले आते। क्यों आप गुजरात लेके चले गए? गुजरात से आपके लोग जो है, जहाँ आपका गढ़ समझा जाता है, आप बताया जाता है कि आपके खून में व्यापार है और सारा व्यापार आपका गुजरात से चलता है, तो आप बाबा अभी गए नहीं है काफी ज्यादा गुजरात, बताया जाता है कि आप वहीं जाएंगे लोकसभा चुनाव के बाद, वहीं जाकर के अपनी दूरी लगाएंगे, द्वारका में जाकर के, वहां जहाँ समुद्र के नीचे आपने टुप्पी लगाई थी, तो आप वहीं जाके कहीं रहेंगे, ये भी बताया जाता है। तो अगर ऐसा है तो गुजरात से लोग क्यों छोड़ करके भाग रहे हैं? तो ये सारी जो चीजें राजीव जी सब कुछ आ रही है, साफ दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और खासतौर से अरविंद केजरीवाल को देखिए, जब जिस समय हेमंत सोरेन के ऊपर कार्रवाई हुई थी, उसी समय ये लग गया था कि इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा एकजुट है, और उस समय बिहार का भी प्रकरण सामने हुआ, तो उस समय ये लगा कि शायद ये, चूंकि राहुल गांधी की भारत जो न्याय यात्रा निकल रही है, तो राहुल गांधी की उस यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके के काम किए गए। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल के वाले जब घटना हुई, तब ये समझ में आ गया कि ये सारे घटनाक्रम जो है वो इसलिए है चूंकि भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है कि उसकी 100 सीटें भी आ रही है, इसलिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल की घटना के बाद पूरा विपक्ष, मतलब इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुट हो गया, और उसके कार्यकर्ता नेता सब एकजुट हो गए। भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां काफी ज्यादा पड़ रही है इसको लेकर के। अब राजीव जी, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को किसी को कोई संदेश देने की आवश्यकता रह नहीं गई है। सारा संदेश अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से स्वतः भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचा दिया जनता के बीच में। तो अब जनता के बीच इंडिया गठबंधन को कोई संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। जनता खुद जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार दिखाई पड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो अत्याचारी शासन दिखाई जिस तरीके से पड़ रहा है, और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के लगातार सूचनाएं सामने आ रही है कि किस तरीके से किन कंपनियों से पैसा लिया गया, जिनके ऊपर आरोप थे, जिन कंपनियों के ऊपर उनके ऊपर ईडी के छापे पड़े। अब या तो वो छापे गलत पड़े थे, और अगर वो छापे गलत पड़े थे तो आपने उनसे वसूली की, एक तरीके से एक्सटॉर्शन बनी है जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें सामने आने के बाद साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बगावत हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण लोग जो है उनको लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का जहाज टाइटैनिक बनने जा रहा है। राजीव जी, टाइटैनिक अच्छी फिल्म थी। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। टाइटैनिक का जिक्र कर रहे थे अभी अमलिंदु उपाध्याय जी। टाइटैनिक पोज बहुत लोग देते हैं और फिल्म तो अच्छी थी ही, लेकिन क्या ये जहाज़ टाइटैनिक बनने जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, और बार बार हेमंत सोरेन की बात हो रही है, कल्पना सोरेन उनकी पत्नी की बात हो रही है, और कल्पना सोरेन कई जगह अपने पति को याद करते हुए, क्योंकि वो उसमें हैं, जेल में हैं हेमंत सोरेन एक तरफ, अब इधर हम दिल्ली में भी देख रहे हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री जेल में हैं। उनकी पत्नी ने आज वीडियो संदेश जारी किया है, उनकी चिट्ठी को पढ़ा है, और सुनीता केजरीवाल ने तो उधर मुनव्वर राना साहब का जो शेर है, आप तो रहे नहीं मुनव्वर राना साहब, लेकिन जब वो रोती हुई एक दो वीडियो देखा तो मुझे उनका शेर वो याद आया कि ये एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं, आँखों को समंदर होना, ऐसे ही कुछ है शायद। आप लोग और उसको कर देंगे, दुरुस्त कर देंगे अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, इसलिए कह रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों से जो तोड़ने की कोशिश हो रही है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
दलों को तोड़ने की कोशिश, उनके कार्यकर्ताओं को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है प्रोफेसर रविकांत जी, उस कोशिश में बीजेपी या मोदी जी, उनका जो पूरा का पूरा जांच एजेंसियों की मशीनरी है, ये सफलता प्राप्त करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। और यहीं से ये मजबूती दिखाई देती है। पिछले 3 दिनों का जिक्र मैं बार बार क्यों कर रहा हूं? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। 21 मार्च का दिन तो ऐतिहासिक दिन है, इतिहास में दर्ज हो चुका है, जिस दिन 3 बड़े कांग्रेस के लीडर निकल के आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सोनिया गांधी को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और खासकर इन तीनों के एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पिछले 10 साल में एक साथ नहीं देखा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे हैं। उसके बाद हमने इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी कहानी सामने देख ली, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी देख ली हमने कि आनन फानन में एक मुख्यमंत्री, और ये आज़ाद भारत में पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है और आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये 3 दिनों का जो फर्क, जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को अगर आगे बढ़ते हुए देखिए तो फिर 272 की चर्चा की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। प्रोफेसर रविकांत जी, जो मैं कह रहा था अभी हमारे साथी से। देखिए राजू जी, 2-3 बातें आपने की हैं, मैं उस पर भी थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहता हूं। हेमंत सोरेन की पत्नी बाहर निकल के आई, और अब आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने भी मोर्चा संभाला। हम लोग भारतीय संस्कृति को जितना पढ़ते समझते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि जब पुरुष पर कोई बुरा साया होता है तो पत्नी उसे दूर करती है, वो मोर्चा संभालती है। और अगर हेमंत सोरेन की पत्नी सामने आ रही हैं, केजरीवाल की पत्नी सामने आ रही हैं, और उनकी अपील जिस तरह से लोगों के बीच में जा रही है जी, वो ये दिखा रही है कि मोदी जी का जो परिवार, सो कॉल्ड मोदी का परिवार नाम का जो जुमला है, वो नीचे से दरक रहा है। वो चौकीदार चोर वाला। एक मिनट, और एक बात और जोड़ना चाहूंगा जिसकी चर्चा होनी चाहिए, कल से खूब चर्चा है। सम्राट चौधरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बिहार में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कैबिनेट में हैं। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव की बेटी, जिन्होंने किडनी दिया है अपने पिता को, उनके ऊपर जो टिप्पणी है, बाप बेटी के रिश्ते पर जो वार है, ये इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। बहुत दुखद है, और ये बीजेपी के ही नेता हैं। चूंकि महिलाओं की चर्चा हो रही है, जिक्र हम कर रहे हैं, इसलिए इसको भी उसमें जोड़ना चाहिए। आप तमाम साथियों से मैं कह रहा हूं, और जो दर्शक साथी हमारे आप देख रहे हैं कार्यक्रम, बिहार के इस घटनाक्रम पर आप समझ चुके होंगे कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूं। प्रोफेसर रविकांत जी, प्लीज अपनी बातों में अगर जोड़ना चाहें तो इसको जोड़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण आपने चर्चा छेड़ दी है। और ये सम्राट चौधरी अकेले नहीं है, ये बेसिकली ये आरएसएस का पूरा कल्चर है, ये बीजेपी की अपनी संस्कृति है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो रिश्तों परिवार की बात करते हैं। असल में ये उतने ही पितृसत्तात्मक, उतने ही पाखंडी और उतने ही कट्टर हैं। इनके लिए स्त्री मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है। वो जो पहले कहा जाता था पांव की जूती, ये वही समझते हैं। इन्हें बेटी और पिता के रिश्तों का कोई भान नहीं है। और इसलिए नहीं है, मैं थोड़ा सा अगर आपको पीछे ले चलूं, मैं मानता हूं जवाहरलाल नेहरू से बेहतर पिता मैंने नहीं देखा, और पति भी अद्भुत थे वो। जिस समय कमला नेहरू बीमार थी और फिरोज गांधी उनकी सेवा खुशामद कर रहे थे, वो मां बेटे की तरह का पवित्र रिश्ता था। लेकिन इन्हीं संघियों ने, आरएसएस के लोगों ने इलाहाबाद में पोस्टर लगाए थे और कमला नेहरू फिरोज गांधी के रिश्तों को इसी तरह से कलंकित करने का काम किया था। लेकिन नेहरू ने ध्यान नहीं दिया। वो जानते थे कि ये कितने झूठे, पाखंडी, मक्कार और धूर्त किस्म के लोग हैं। इनकी धूर्तता कोई ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते। और उसी तरह से इंदिरा गांधी को लेकर के भी इसी तरह की टिप्पणियां हुई।
तो ये उसी कल्चर से आ रहे हैं, उसमें उनका दोष नहीं है। बेचारे एक अकेले सम्राट चौधरी पर आप क्या करेंगे? अब वो उनके जबान से फिसल गया, दिमाग में जब वही 24 घंटे घूमता है। ये ना मां बेटे के रिश्ते को समझते हैं, ना पिता पुत्री के रिश्ते को समझते हैं। इनके लिए स्त्री क्या है, वो मणिपुर को देखा ना लोगों ने, वो महिला पहलवानों को देखा ना, एक शिकन तक प्रधानमंत्री के चेहरे पर नहीं थी। दुनिया ने जहां जहां पर भी वो दृश्य देखे, भारत की सत्ता को प्रश्नांकित किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई उससे लेना देना ही नहीं है, क्योंकि स्त्री के प्रति इनका यही नजरिया ही है। वो तो डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू और संविधान का ये वो दस्तूर है, उसकी वजह से जो अधिकार मिले स्त्रियों को, तो वो अधिकार नहीं चाहते। मोहन भागवत का वो याद कीजिए आप वक्तव्य, कि अगर पत्नी पति का पैर वैर न दबाए, सेवा न करे, तो निकाल के बाहर कर दीजिए। ये उसी मानसिकता के लोग हैं, इनका स्त्री के प्रति कोई सम्मान नहीं है, और मोदी का परिवार और स्त्रियों के वोट हासिल करने के लिए सारी नौटंकी होती है। जिस दिन ये सही बात महिलाओं तक पहुंच जाएगी, वो व्यक्ति महिला सम्मान की बात करता है जो अपनी ब्याही हुई पत्नी को छोड़ करके बैठा है। ये जिस दिन महिलाओं को पता चलेगा ठीक ढंग से, उसी समय से वो ये जो पूरा चल रहा है ना, ये सारा तमाशा बंद हो जाएगा। और डर इनका यही है, इसीलिए रात दिन उनकी ब्रांडिंग होती है उस पूरे गोदी मीडिया पर, उसको इनका अवतार उनका अवतार बताया जाता है। तो ये जो बला है, जो बला ईडी के मार्फत आ रही है, जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और हेमंत सोरेन ने तो विधानसभा में पहुंचने के बाद पूरी हिम्मत के साथ ये कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई प्रमाण दे दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 3.5 एकड़ जमीन का मामला, और उसमें आपने जेल भेज दिया, और यहां पे हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए के घपले घोटाले करके जो बीजेपी के अंदर आई है, तो मामला खत्म। फिर कोई नहीं है साहब। इस भ्रष्टाचार को आकंठ में डूबे हैं राजीव जी। आज तक के पूरे भारत के जितने भी सरकारें रही, इतना करप्शन, इतना उस पूरे ढंग से करप्शन वो कभी हुआ ही नहीं इस देश में। लेकिन जिस दिन लोग खड़े हो जाते हैं, अब आपने बात की थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कभी ऐसा नहीं हुआ। और नेहरू से ज्यादा इनको समर्थन मिला क्या? राजीव गांधी से ज्यादा समर्थन मिला क्या इनको? लेकिन नेहरू और अंबेडकर, मैं दोनों लोगों को कोट कर रहा हूं, वो बराबर कहते थे कि विपक्ष के बिना लोकतंत्र संभव ही नहीं। ये लोकतंत्र को ही खत्म करने पर, उसका गला घोंटने पर आमादा है। लेकिन जो लोग, और वो करोड़ों लोग हैं इस देश में, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, जिन्हें इस संविधान ने उन्हें नागरिक बनाया, मनुष्य होने का अधिकार दिया, उन्हें जो गरिमापूर्ण जीवन है उसका अधिकार दिया, अवसर प्रदान किए, शिक्षा के दरवाजे खोले, नौकरियों के अवसर दिए, वो लोग क्या इस संविधान और लोकतंत्र का गला घुटते हुए देख पाएंगे? देख सकते हैं? कदापि नहीं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के सामने वो संकट की घंटी बज रही है। वो ताली और थाली बजवाए थे ना जो, अब इस समय उनके कानों में वही गूंज रही है, खतरे की घंटी बज रही है। इसीलिए आपने पूरी एजेंसियों को लगा दिया है कि विपक्ष को चुनाव लड़ने लायक ही ना रहने दिया जाए, वो लोगों के बीच में नहीं पहुंच सके। राहुल गांधी कहीं चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं चुनाव प्रचार करने के लिए न जाए। इसलिए आप कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर कर दीजिए और किसी को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दीजिए। तो आप घोषित रूप में आपातकाल क्यों नहीं लगाते? मोदी जी लगा दे। ये हालात जो देश के बना दिए हैं, उस देश के जिसे 90 साल के लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली, और आज तो 3-3 उन नौजवान सपूतों का
शहादत दिवस है जी। जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था, इनके लिए, इन लोगों के लिए जो अंग्रेजों के दलाल बने हुए थे, इनके लिए फांसी के फंदे को चूमा था क्या कि आप लोकतंत्र का गला घोंट देंगे इसलिए हम गले में ये फंदा डाल रहे हैं। जो लोग भी भगत सिंह से मोहब्बत करते हैं, जो उनके विचारों से प्रेम करते हैं, जो इस देश को स्वतंत्र, लोकतंत्र और संविधान देखना चाहते हैं, वो इनके खिलाफ आज खड़े हो गए, इसीलिए जमीन खिसक रही है। और ये बहुत सुंदर सा जो टाइटैनिक था ना, उसके नीचे जो बर्फ आ गई, वही बर्फ है, अब उसको कैसे बचाएंगे? तो आप दाएं बाएं ऊपर नीचे ये सब करते रहिए, ईडी बीडी, लेकिन अब किसी के लिए ईडी है, किसी के लिए सीडी, अपने वालों के लिए सीडी है, लोग कहते हैं। अब चल नहीं पा रहा है। जी जी जी। तो इसीलिए आपके पास मोदी जी 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 रविकांत जी कुछ बोल रहे हैं जी। जयशंकर जी, हाँ जी, पिछले दिनों लगातार आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अभी चुनावी भाषणों में भी एक भटकाव नजर आ रहा है, रोज उनको मुद्दे ढूंढने पड़ रहे हैं। क्या आप देख लीजिए, राहुल गांधी ने शक्ति कहा तो शक्ति को पकड़े, लालू प्रसाद यादव ने पटना की रैली में परिवार पर अटैक किया, परिवार को, और उनका अटैक जो था जिस दिशा में था उसको न पकड़ के फिर परिवार को पकड़ा, फिर कुछ और ये जो चीज़ें हैं। और लेकिन जो मूल मुद्दे हैं जिसमें गरीबी है, बेरोजगारी है और ऐसे तमाम मुद्दे, चाहे मणिपुर का मामला हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, इन सब से एक भटकाव नजर आ रहा है। चुनाव कई आपने देखे हैं, आपने 77 के चुनाव को भी देखा, इमरजेंसी को आपने बहुत नजदीक से झेला है, इमरजेंसी के दौर में आप जेल में रहे हैं, ये सब कुछ आपने देखा है। इसलिए आपसे बेहतर कौन बताएगा कि आज 2024 के चुनाव की जब हम समीक्षा कर रहे हैं, इसका विश्लेषण कर रहे हैं, सत्तारूढ़ दल कहां आपको दिखाई देता है? जयशंकर जी। नहीं, बौखलाहट है, बौखलाहट भारी पड़ रही है, उसमें अलबल चीजें निकल रही है मुझसे, वो तय नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल पा रहा है जो क्लिक कर जाए और जो 2019 की तरह से पुलवामा और बालाकोट जैसा कोई सपोर्ट दिलवा पाए। इसलिए खोज रहे हैं बार बार। राम मंदिर का मामला चला नहीं, किसी हालत में भी आगे बढ़ा नहीं। कश्मीर का 370 का कोई मामला चला नहीं, क्योंकि आप दावा करते थे कि हम तो उत्तर भारत के लोग अब तो वहां जाके बस सकेंगे और ये होगा और वो होगा। हरियाणा का जो मुख्यमंत्री था उसने तो कहा कि अब हम कश्मीर से बहुएं लाएंगे, अपने यहाँ बेटियों को मार देंगे, सेक्स रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको ठीक करने के लिए कश्मीर से लड़कियां लाएंगे, शादी करेंगे। अभी तक एक भी कश्मीरी पंडित के परिवार को तो आप वहां बसा नहीं पाए। घटनाएं वहां लगातार कुछ न कुछ हो ही रही हैं। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वहां कश्मीर विधानसभा का, जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव कर पाए। जो लद्दाख में अभी वो जो सोनम वांगचुक जो है वो अभी तक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह की चीजें लगातार हो रहा है, आपको समझ में आ नहीं रहा है। चीजें कहीं से भी कंट्रोल में हो नहीं रही है, कहीं से उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है कि भाई जो आप इसे उछाल रहे हैं उसमें खुद ही उलझ जा रहे हैं। अब परिवार की बात जो है, अब आप देखिए भाई, वरुण गांधी ने तो अपने ट्विटर हैंडल पे नहीं लिखा है कि मैं मोदी का परिवार, बहुत सारे बीजेपी के लोगों ने मना कर दिया लिखने से, लेकिन अब वो जबरदस्ती कहा है कि नहीं साहब लिखो। मतलब भाजपा का परिवार नहीं, मोदी का जो कुछ भी है वो मोदी 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 मोदी, जो भी होगा मतलब मोदी की गारंटी है, मोदी ने कहा है, मोदी करेगा, मोदी करेगा। कमाल है। हर रेलवे स्टेशन पे आपने कटआउट लगा दिया कि उसका सेल्फी पॉइंट बना दिया, हवाई अड्डे पे बना दिया। मतलब जैसे लग रहा है कि जैसे वहां जर्मनी में हिटलर चुनाव लड़ता था या करता था, उसी तरह का पैशन आप क्रिएट करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा है। आप लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाने में कोशिश में जुटे हुए हैं। आपके पार्टी के प्रवक्ता जिस ढंग से ट्वीट कर रहे हैं या बोल रहे हैं, उससे लग रहा है कि मतलब वो सीधे सीधे हिंदू और मुसलमान। भाई बाकी लोग कहते हैं, बाकी कहीं से बातें आती है तो बात समझ में आती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, सरकार के रूप में अगर कोई कहे कि साहब इनको हम ये कर देंगे, उनको हम ये कर देंगे, तो ये तो आसानी है जैसी बात हो सकती है। लेकिन ये लोग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि कोई इनके पास इशू इनका क्लिक हो नहीं रहा है। इसलिए कभी वो परिवार की बात कर दिया, या जैसे कभी शक्ति की बात, अब शक्ति उनको समझाने में लग गए कि नहीं साहब दुर्गा शक्ति, नारी शक्ति, फलाना शक्ति, हम तो उपासक हैं। अरे भाई वही उसी नारी शक्ति के एक बच्ची जो है तुम्हारे संसदीय क्षेत्र में
काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो बच्ची थी उसके साथ 3 लोगों ने बर्बर बलात्कार किया। क्या हुआ उनका? कौन थे वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पदाधिकारी थे। एक बार भी मोदी जी ने अपने उस परिवार के बारे में कोई चर्चा की? क्या वो बेटी आपके परिवार की नहीं है? क्या वो नारी शक्ति का प्रतीक नहीं है वो बच्ची? इस तरह की लगातार घटनाएं ऐसी होती जा रही हैं। मणिपुर की महिलाएं आपके परिवार में हैं कि नहीं है, जिनको नंगा घुमाया और उनके साथ जिस तरह की बर्बर छेड़खानी कीजिए जो कभी आदिम युग में भी हमने सुना नहीं होगा शायद, भरी भीड़ के सामने जिस ढंग का ये किया था। तो ये सारी चीजें होती जा रही हैं, लेकिन जो आप उछालते हैं उसके खिलाफ तुरंत निकल के आ जाता है। आपने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात की, लोगों ने कह दिया कि अरे साहब बाकी को छोड़ दो, शंकराचार्यों ने ही विरोध कर दिया, बाइकाट कर दिया, नहीं गए वहां कोई। अब उसको इशू बनाते हैं कि साहब अखिलेश यादव नहीं गए, कांग्रेस के लोग नहीं गए, तो राहुल गांधी नहीं गए। भाई राहुल गांधी या अखिलेश यादव या कोई भी भारतीय जनता पार्टी के विश्व हिंदू परिषद के आयोजन में क्यों जाएगा? अगर सरकार उस काम को करवाती, सरकार का होता तो ठीक है, लोग जाते, हम भी जाते, उसमें क्या दिक्कत। लेकिन हम आरएसएस के साथ कतई हमारा जुड़ाव नहीं है, अखिलेश यादव का कतई जुड़ाव नहीं है संघ परिवार के विश्व हिंदू परिषद से और उसके द्वारा नियंत्रित जो ट्रस्ट है, जिसका जो ट्रस्टी है चंपत राय, वो विष्णु का अवतार और क्या क्या बताता है? तो उस ट्रस्ट में जिस पर इतने गबन के आरोप लगे, जितना पैसा गबन किया, जमीन का धंधा किया वहां पे जिस जन से, तो उस पर क्यों कोई जाएगा? भाई राम के प्रति श्रद्धा जिसकी है वो है, उसमें कहीं अटूट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, आपने दंगे कराए उसी के नाम पर, तो लोग आपके साथ क्यों जाएंगे? अगर सरकार कराती, सरकार करे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों ने कहा भी कि हम बाद में जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, जो हमको जाना होगा तो हम जाएंगे। लोग पहले भी जाते ही रहते थे। तो ये इशू भी क्या क्लिक नहीं कर पाया, अब वो परेशान है, बेचैन है। अब जो मान लीजिए अब क्रिपल करने की बात थी कि साहब विपक्ष को एकदम धराशायी कर दो, जेल में भेज दो, उनके बैंक खाते सीज कर दो। अब देखिए आज आतिशी बता रही थी ना कि आम आदमी पार्टी का जो मुख्यालय है उसको सीज कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, वहां उन लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। तो ऑपरेट कैसे करेगा चुनाव आयोग? जो केचुआ हमारा है उसको वाकई कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या हो क्या रहा है। ये जब आचार संहिता लागू हो गई है तो पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, लोगों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार छीना जा रहा है। कल मान लीजिए अगर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे आम आदमी पार्टी के लोग चले जाते, प्रदर्शन करते, तो कौन सा बात बिगड़ जाती भाई? आप एक पहले भी होता था कि आप एक पॉइंट तक रोक देते थे कि भाई इसके आगे नहीं जा सकते, वहां आप बैठ के आईटीओ पे सभाएं कर सकते थे लोग, लेकिन आपने दबा दबा के 12 लोगों को गिरफ्तार किया। ये अघोषित आपातकाल नहीं है तो और क्या है? तो ये सारी चीजें चल रही हैं और वो वही असली चीज यही है कि जब कुछ भी समझ में नहीं आता, हमने एक बार और जब हम लोग बैठे थे तो हमने कहा था ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो आज वही हो रहा है कि विवेक अब इनका मर रहा है, धीरे धीरे को खत्म, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हर बार तो पुलवामा नहीं बचाएगा ना जी। एक बार तो कर दिया। मैं बार बार दावे के साथ कहता हूं कि आज नहीं तो कल जो शोध करने वाले लोग हैं, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, इस बात का अध्ययन करके बताएंगे कि जनवरी से पहले भारतीय जनता अगर चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलती और फरवरी के बाद पुलवामा के बाद जो चुनाव हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली। इसका उदाहरण मैं बार बार देता हूं कि देखो 1990 में जो चुनाव हुआ था, राजीव गांधी जी की हत्या से पहले कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही थी और राजीव गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। तो दो अलग अलग चीजें हैं। तो उसको लेकर के अगर कहिए कि नहीं साहब 2019 में तो जैसे लहर चली थी तो उससे इस बार और बड़ी लहर है, इस बार तो हम 370 को भी पार कर जाएंगे। हमने तो कहा था, कई बार कहा था कि भाई आप 370 नहीं पार कर सकते हैं बल्कि 450 भी पार कर सकते हैं, लेकिन तभी होगा जब दिल्ली के 7 के बजाय 14 सीटें आप जीत जाएंगे, हरियाणा में 10 के बजाय 15 सीट जीत जाएंगे, यूपी में 80 के बजाय 90 सीट जीत जाएंगे आप। और ये करामात हो सकता है, आप लोग करवा सकते हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिहार में ऑलरेडी आप 40 में से 39 है, तो वहां भी 45-46 सीटों का जुगाड़ आप कर लेंगे। अगर ये कर लेंगे तब तो फिर 500 का पार हो जाएगा, 450 का पार हो जाएगा। अन्यथा जो है आपको 250 के लाले भी पड़ जाएंगे। मैं ये बात दावे के साथ कहना चाहता हूँ
पिछली बार भी हम लोगों ने यही कहा था, अगर कभी भविष्य में जीवित रहेंगे और कोई शोध करने वाला सेफोलॉजिस्ट बताएगा कि वो 2019 में जनवरी फरवरी से पहले अगर चुनाव होता तो कितनी सीटें मिलती, और मार्च में जो चुनाव हुआ, अप्रैल में जो हुआ, उसमें कितनी सीटें इनको मिली, अगर दोनों में तुलना करेंगे तो ये हारते नजर आएंगे। उसमें भी 200-250 से अधिक सीटें इनकी नहीं निकल के आ रही थी, क्योंकि उस समय भी इनके जो वादे थे, चुनावी घोषणाएं थी, जिनको अमित शाह जी ने खुदे कहा था कि जुमला है भाई, जुमला है। चुनाव में तो बहुत सारे जुमले फेंके जाते हैं, तो वो जुमलों पर लोग इतने नाराज थे कि लोग उसका जवाब ईवीएम की मशीनों पर देना चाहते थे। लेकिन अब वैसा राष्ट्रवाद की जो फर्जी भावनाएं भड़काई गई, जिस तरह सेना के नाम पर वोट मांगे गए कि जो पहली बार मतदान करने वाले लोग हैं, क्या वो सेना के शहीदों के नाम पर वोट करेंगे? गजब गजब काम किया, लेकिन कभी चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान नहीं लिया। तो लेकिन अब इस बार जब जनता का दबाव बढ़ेगा, देखिए एक बड़ी घटना हो रही है, जैसे बीच में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं, समाजवादी में जा रहे हैं, आरजेडी में जा रहे हैं और पार्टियों में जा रहे हैं, जेएमएम में जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? आमतौर पे होता है कि लोग सत्ता के प्रति जाते हैं, सत्ता के पास जाते हैं, क्योंकि अगर विपक्ष में गए, कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर सीबीआई, ईडी, फलाना, इनकम टैक्स सब तबाह करेगा। ये सारे खतरे झेलने के बावजूद अगर वो लोग विपक्ष में जा रहे हैं, भाजपा को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब लोगों को समझ में आ गया है कि अब मोदी जी बस हो गया, बहुत हो गया, अब आपकी और चलने वाली नहीं है। तो जनता की तैयारी और विपक्ष की तैयारी और उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ये बढ़ता हुआ एहसास कि अब मोदी जी के रहते, प्रधानमंत्री रहते, उनके नेतृत्व में भाजपा फिर से बेड़ा पार नहीं कर पाएगी और सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। 4 जून का इंतजार। जी 4 जून का इंतजार बेसब्री से बहुत लोगों को है। जनता जो है वो चुनाव को बहुत नज़दीक से देख रही है और इन सब के बीच तमाम दल, और अब तो इंडिया और बीजेपी कह लें, क्योंकि एनडीए कहें ना कहें एक ही है, बीजेपी ही है, तो इंडिया गठबंधन की मजबूती। और इसमें जरा प्रेम कुमार जी कैसे आप देखते हैं? इसी गठबंधन की मजबूती की बात हम कर रहे हैं, जिस बात को यहाँ रख रहे थे जयशंकर गुप्त जी, थोड़ा उसको आगे बढ़ाइए। जी राजीव जी, मैं नरेंद्र मोदी जी की ही बात से बात आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा था कि 370 अपने लिए और 400, आपने कहा था कि 370-400 बात नहीं करेंगे, हम एक्चुअल बात करेंगे। दरअसल आप घबराइए नहीं, हम एक्चुअल पर ही आ रहे हैं, क्योंकि जो आप विषय रखे हम वही आ रहे हैं। ये जो 30 सीट उन्होंने एनडीए के लिए दी ना, अपने सहयोगी घटक दलों के लिए, उसका जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो वो 30% होता है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि एनडीए का स्ट्राइक रेट में बीजेपी का बहुत ज्यादा हो और सहयोगी दल का 30% हो। उन्होंने मोटे तौर पर गठबंधन का स्ट्राइक रेट एक ही होता है। तो एनडीए का अगर स्ट्राइक रेट इस हिसाब से जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए सेट किया है कि सहयोगी दल को 30 सीटें मिलेंगी, तो वो बनता है पूरे एनडीए का 162। मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है। ये नरेंद्र मोदी जी का अपना आकलन उन्होंने इशारों में दे दिया है कि चुनाव के बाद हमें कितनी सीटें आने वाली हैं। वो बोलने वाली बात अलग होती है, लोग तो बोलते ही चढ़ करके थोड़े बोलेंगे कि हम हार जाएंगे, लेकिन बोलने में भी जो इशारा होता है, ये मैं तो कह नहीं रहा हूं, जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला वहीं से मैं बता रहा हूं। उन्होंने अपने लिए 30% की स्ट्राइक रेट पहले बता दी है। तो आप समझिए यही चुनाव जो है ना, परिणाम यही आसपास रहने वाला है एनडीए का 162। अब थोड़ा उधर या थोड़ा इधर, ये नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट को मैं रख करके बताता हूं। अब इसके बाद जो आप, हो सकता है कि नहीं ये तो मीन मेख निकालते रहते हैं, लेकिन इसके समर्थन में हम कुछ जमीनी हकीकत भी आपको बता रहे हैं। अभी ताजा खबर है, आधा घंटा 1 घंटा पहले की खबर है। कर्नाटक में तेजस्वी सूर्या जहां दक्षिण कर्नाटक से लड़ते हैं और जहां सौम्या रेड्डी उनको तगड़ी चुनौती दे रही है, कम से कम 300 कार्यकर्ता छोड़ करके तेजस्वी सूर्या को, कार्यकर्ता में नेता भी शामिल हैं, मतलब पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। 300 लोगों ने उधर से इधर आया, जो चाहे वो म्यूनिसिपल का लेवल का कार्यकर्ता हो, चाहे एमएलए हो, चाहे बड़े नेता हो, पदाधिकारी। ये एक कंस्टिट्यूएंसी का नजारा बता रहे हैं।
वो भी तेजस्वी सूर्या जो स्टार कैंपेनर है बीजेपी का, वो चुनाव हार रहा है कर्नाटक में। आज मैं आपके दफ्तर आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, वो सिम्टम्स है, जो चावल है वो। कर्नाटक की 25 जो सीटें हैं एक तरफा कांग्रेस निकाल रही, शायद 28 है मेरे ख्याल से, 28 तो है टोटल, बीजेपी को आई, 25 28 बीजेपी टोटल को आई थी। तो सारी सीटें जो हैं कांग्रेस, अब एक दो सीटें इधर उधर हो, लोकल फैक्टर, वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस की हवा चल रही है। कांग्रेस कहां स्कोर कर रही है आप समझिए। जो ओपिनियन पोल वाले पंडित है ना, वो भी बता रहे हैं कि तेलंगाना में बीजेपी को 5 सीट और बाकी कांग्रेस को 9 सीट ऐसे करके दिखा रहे हैं। अब बीजेपी जब अपने स्वर्णिम काल में 4 सीट जीती थी, एमएलए में साफ हो गई, तो बीजेपी का एक भी सीट नहीं आने जा रहा है, निकलने नहीं जा रहा है। उनके अपने जो जीते हुए लोग थे वो तो आ गए कांग्रेस में वापस, एक भी सीट नहीं आने जा रहा है। तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में रीजनल पार्टीज पर कांग्रेस जबरदस्त बढ़त लेते हुए क्लीन स्वीप की ओर है। अब चाहे दोनों सीटों को जोड़ लीजिए, 20 और 17, 37 सीटों पर कांग्रेस की यही स्थिति है। यहाँ कर्नाटक में आप 28 सीट जड़ी, 27, 37, 8, 35 और 20, 55 सीटों का जो ये हाल है यहाँ पर दिख रहा है। जहाँ कांग्रेस जबरदस्त सीन बदल देगी अपने लिए, जहाँ कुछ नहीं था उसके पास, वो 55 में से अधिकतम सीटें कांग्रेस के पास आ रही हैं। ये हम जमीन दिखा रहे हैं कि कांग्रेस कहां से बढ़ रही है। राजस्थान की बात कीजिए, राजस्थान में जमीनी हालात हैं कि 12 से 13 सीटें कांग्रेस जीत रही है। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, वो बात भी अपनी जगह सही है कि बीजेपी को बीजेपी ही हराती है। जहां कोई पार्टी बहुत मजबूत होगी तो उन्हीं की पार्टी के लोग तो उनको हराएंगे, और उसके नेशनल कारण होते हैं, रीजनल कारण होते हैं। तो वसुंधरा राजे के बड़ी समर्थक बड़ी संख्या में, आज की हम खबर देख रहे थे, वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार बैठे, कुछ आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं। ये हालात हैं। एक तो सांसद भी आ चुके हैं, एक दो बोल रहे हैं कि हम आएंगे। ये पूरे राजस्थान का सिनेरियो है। हरियाणा सब लोग जान रहे बगल में है, ओपिनियन पोल तो बोल रहा है 10 सीट बीजेपी ले जाएगी, लेकिन हालात यह है कि एक भी सीट पर, गुड़गांव और 2 सीट को छोड़ दीजिए, 2 सीट को छोड़ के किसी भी जगह पर बीजेपी आश्वस्त नहीं है कि वो जीत जाएगी। दिल्ली 7 की 7 सीटें हार रही है। आप ये समझ लीजिए, जिसने आपने केजरीवाल को जो छेड़ा है और जिस तरीके से उनकी श्रीमती जी निकल रही है, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की युति हुई है, गठबंधन हुआ है, उसके बाद जो एक वेव पैदा हो रहा है, होने वाला है, 7 सीट आप लूज करेंगे। आप हरियाणा, वो प्रदेश जहां आपका पूरा क्लीन स्वीप था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, जहां आपका क्लीन स्वीप था, इस बार भारी जबरदस्त हार। मैं मध्य प्रदेश का भी आकलन करने में थोड़ा बच रहा हूं, मध्य प्रदेश को नहीं बोल रहा हूं, न उत्तर प्रदेश छू रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी आने वाले समय में कैंपेन बहुत कुछ डिसाइड करेगा, तो इसलिए इसको नहीं। इसके अलावा बिहार में एनडीए गठबंधन, आप ये लिख लीजिए, जो 16 सीटें नीतीश कुमार को मिली है, 2 सीट भी अगर नीतीश कुमार जीत जाएंगे तो हम चुनाव बाद बात कर रहे होंगे। 14 सीटें तो ऐसे ही इंडिया गठबंधन के पास आ गई नीतीश कुमार से छूट करके। ये हालात हैं। बीजेपी जो 17 सीटों पर लड़ रही है, वो 10 से 11 सीट नहीं हो सकती, ये समझ ली। बाकी सारी सीटें आप इंडिया गठबंधन में जोड़ लीजिए। एलजेपी 1 सीट निकाल ले, बहुत बड़ी बात होगी। दूसरा सीट उसको मिलने वाला नहीं है एलजेपी को। सारे गठबंधन हवा हो जाएंगे बिहार में, जो हालात हैं वो इस तरीके से हम देख रहे हैं। जो झारखंड जी बिल्कुल, झारखंड को एनालाइज करना जरूरी है। झारखंड में 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन वहां जो सीटें हैं उसमें हमें लगता है कि गठबंधन का 1 या 2 सीट ज्यादा होगा बीजेपी से। कांटे की टक्कर है, उसमें बीजेपी पीछे रहेगी, ये मेरा आकलन है झारखंड से। पहले पिछली बार 11 सीटें थी, 14 में से 11 सीट सिर्फ बीजेपी की थी। 14 में 11 सीटें थी, क्षमा कीजिए, 14 में 11 सीटें थी, तो 14 में इस बार 7 या 8 सीट इंडिया गठबंधन जीत सकती है, और 6 या 7 रख लीजिए, जो भी हो, वो बीजेपी जीत सकती है। ये झारखंड में दिख रहा है। ये चूंकि वहां का डेमोग्राफी भी कुछ इस तरीके से है कि एक चीजें बटी हुई है, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आप पूर्वोत्तर में तो आपने बताया कहानी की
इलेक्शन लड़ने से बीजेपी डर रही है। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इस सब जगह में उम्मीदवार देने से डर रही। मेघालय में तो वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सभा करने से इनकार कर दिया था, फिर वो लोग गठबंधन में आए, लेकिन सभा करने से इनकार। पूरे हालात जो है बीजेपी के जाने लायक नहीं है। गुजरात की तो हम पहले भी चर्चा कर चुके, वहां पर हालात कितनी, हम ये नहीं कहते कि 25 में वहां कांग्रेस लीडिंग हो जाएगी गुजरात में, लेकिन 25 में 25 जीती थी। इस बार कांग्रेस 6, 7, 8 कुछ भी अभी से आकलन करना मुश्किल है। हो सकता है कि वहां से सीटें कांग्रेस निकाल दे। तो कुल मिलाकर के जो 30% का स्ट्राइक रेट नरेंद्र मोदी ने दिखाया है, मैं नरेंद्र मोदी के आकलन का कायल हूं। वो 162 के आसपास सीट जरूर लाएंगे। जी, 162 सीटें आ रही हैं इस बार बीजेपी को, कह रहे हैं प्रेम कुमार जी। इस एपिसोड को बिल्कुल आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, 4 तारीख को इस पे चर्चा करेंगे जरूर। प्रेम कुमार जी तैयार रहिएगा। जयशंकर जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा था झारखंड के बारे में चर्चा हो रही थी जी। झारखंड में अभी हेमंत सोरेन की पत्नी जो कल्पना सोरेन घूम रही हैं, उनको जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, वहां भी उनके पास एक ट्रम्प कार्ड और बचा हुआ है, रखा हुआ है, सुरक्षित है। वो है गुरुजी शिबू सोरेन, जो हेमंत सोरेन के पिताजी हैं। आप सोचिए कि अबुआ दिसुम जिनको कहा जाता है झारखंड में, आदिवासियों को अपना देवता तुल्य समझते हैं, जिन्होंने अखिल अखाड़ा खोल करके आदिवासियों को पढ़ना लिखना सिखाया था, महाजनी व्यवस्था के खिलाफ जो उन्होंने संघर्ष किया था, अगर वो आ जाएंगे मंच पे, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उनको भी वो मंच पे लाएंगे और 1 न 2 सभाएं जरूर उनकी होंगी। उनकी जब अपील होगी हेमंत सोरेन के लिए और इंडिया अलायंस के लिए, उस समय भाजपा कहां टिकेगी ये सोचना बड़ा कठिन है। जी, तो चाहे झारखंड हो, चाहे असम हो, चाहे बिहार हो, इन तमाम राज्यों में देखिए आप, पूर्वोत्तर तो साफ बिल्कुल आप देख लीजिए, पूर्वोत्तर के बाद इधर पूर्वी भारत में आप आएंगे तो बिहार, झारखंड, ओडिशा है, ये तमाम राज्य, पश्चिम बंगाल, अलग अलग राज्यों की बात यहाँ हम कर रहे थे। दक्षिण भारत, प्रेम कुमार जी ने एक अच्छी बात छेड़ दी, और उसमें कैसे जो हम कह रहे हैं कि 370 की चर्चा फालतू है, बेकार है, हम यहाँ करके उसी नैरेटिव में कहीं ना कहीं हम अपने आप को जकड़ते हुए देखते हैं। उससे बाहर निकलिए। और कितनी सीटें आ रही हैं? प्रेम कुमार जी के अनुसार 162 सीटें आ रही हैं एनडीए को, उसमें भाजपा, एनडीए कह रहे हैं ना प्रेम कुमार जी? जी कह रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। मोदी जी जो कह रहे हैं तो उनके साथ, मोदी जी कह रहे हैं 30% स्ट्राइक रेट उनको आ रहा है। जी। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से राहुल लाल जी। बहुत सारी बातें बहुत गंभीरता से मैं देख रहा हूं, आप चुपचाप सुन रहे हैं। आप क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ कहेंगे जब नैरेटिव को हर दिन हम, मतलब नई पिच, रोज पिच बना रहे हैं, रोज खेलने की कोशिश कर रहे हैं? आईपीएल का जमाना चल रहा है, अभी आईपीएल चल रहा है। अभी देखिए, हम लोग तो देख रहे हैं कि 22 जनवरी से ही प्रधानमंत्री मोदी मुद्दे खोजने में लगे हुए हैं। जयशंकर जी ने जिसके ऊपर इशारा किया कि उनको मुद्दा नहीं मिल रहा है, और उल्टे अब भारतीय जनता पार्टी की विफलता उनके ऊपर भारी पड़ रही है। मणिपुर का मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गूंजा था, हम लोगों ने काफी ज्यादा चर्चा की थी। भारत विश्वगुरु बन रहा है, किस चीज में बन रहा है? अब सोचिए, जर्मनी के विदेश मंत्रालय की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे केजरीवाल का मामला भी, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, कहा है अब जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा है। सोचिए वो टिप्पणियां किस रूप में, कि भारत विश्वगुरु बन गया, और जर्मनी के विदेश मंत्रालय को चिंता है कि क्या भारत में इक्वल जो है कि प्लेटफॉर्म विपक्ष को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, विपक्ष के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। तो आप लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, क्या लग रहा है कि केवल देश के भीतर चर्चा का विषय? प्रधानमंत्री जो डंके के चोट के साथ कहते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उनके उस पूरे अवधारणा के ऊपर चोट हो गई है। बीजेपी के समर्थक, जब आप उनसे बातचीत कीजिए जो उनके कट्टर समर्थक होते हैं, वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बगले झांकने शुरू कर देते हैं कि संस्थागत तौर पर भ्रष्टाचार की गारंटी की एक व्यवस्था बनाई थी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की, वो फ्यूज हो रहा है। मैं मानता हूं कि देखिए, लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे होते हैं राजीव जी, बड़े गंभीर असर डालते हैं, और जो विपक्ष के मुद्दे हैं, ऑटोमेटिक जिस समय से इलेक्टोरल बॉन्ड का यह मामला आया है, वो एकदम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है जिसमें लोकसभा चुनाव की पूरी गतिविधियां शुरू हो गई है। तो आप विपक्ष के लोगों को आप अंदर करके आप काम करने का प्रयास करेंगे, उससे तो फिर आपका नुकसान काफी ज्यादा हो जाएगा। और उस नुकसान की स्थिति में मैं इसमें देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी काफी जबरदस्त नुकसान में है, देश के चुनाव के संदर्भ में भी,
आंतरिक परसेप्शन के राजनीति में भी और बाहर के विदेशों के परसेप्शन के राजनीति में भी जो है कि वो हर जगह उल्टे दाव ही चलते चले जा रहे हैं। जी। एक चीज देखिए, इस समय जो चर्चा हो रही है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीजेपी ज्यादा चुनाव प्रचार में और कामकाज में लगी नहीं, ज्यादा चुनाव प्रचार और सीटों को लाने का काम जो दीपक जी ने कहा कि वो जिम्मेदारी जो है कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को दे दी गई है। लेकिन अब उनके बारे में भी जनता को समझ में आने लगी है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो परसों टिप्पणी की है राजीव जी, तो परसों सुबह में सुप्रीम कोर्ट के जो है कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त उनके खंडपीठ ईडी को कह रहे थे कि अभी आपकी कार्यप्रणाली सही नहीं है, आप लंबे पीरियड तक कैसे किसी को जो है कि आप जमानत देने से रोक सकते हैं। और वहां पे सुप्रीम कोर्ट एक नई व्याख्या लेके आया राजीव जी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 और पीएनएलए का सेक्शन 45, ये दोनों को जब मिलाते हैं तो आपको जमानत देनी पड़ेगी। अब आप सोच के देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ये तो व्याख्या कर रही है नहीं, और लोग लंबे समय तक जेलों में पड़े हुए हैं। तो ये फिर जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि हमारी तमाम संस्थाएं जो है कि वो दबाव के दायरे में है, जो पूरी एक्टिविटी है ईडी के अधिकारियों की, क्या वो गुंडे वाली एक्टिविटी नहीं है? आप सीधे सीधे जाके चंदा वसूली कर रहे हैं पार्टी के लिए, तो फिर गुंडागर्दी किसे कहते हैं राजीव जी? एक संवैधानिक संस्थाओं के सदस्यों की अब यह जिम्मेवारी हो गई, चुनाव आप जिताने का काम करेंगे। बाबा मोहत्रा के ऊपर सोचिए, आज सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। तो चुनाव आचार संहिता आने के बाद तमाम एजेंसियां सुपर एक्टिव हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के डर को दिखाती है। और जो अभी हम लोग बात कर रहे थे झारखंड को लेकर, खाली उसमें मैं कुछ चीजें जोड़ दूं। झारखंड में तुरुप के पत्ता में तो शिबू सोरेन है ही, जो जयशंकर जी ने कहा, लेकिन चंपई सोरेन जो वहां पर अभी जिसको उत्तराधिकारी चुना उन्होंने, और वो कोल्हान क्षेत्र से जब उनको वहां पे वो चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनका क्षेत्र है, वहां पर विधानसभा चुनाव में वो 13 के 13 100% स्ट्राइक वाले नेता है जेएमएम के भीतर, उनको अब राज्य की जिम्मेदारी दी गई है। लोगों से बहुत ही मिलनसार किस्म के व्यक्ति हैं वो। तो आप सोचिए, शिबू सोरेन, चंपई सोरेन और जो हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, ये तिगड़ी क्या परिणाम लाने वाली है वहां पे। 2009 से अगर आप देखिए तो झारखंड जो है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बीजेपी का गढ़ बना हुआ। और मेरा मानना है कि बीजेपी इस बार 14 में से 4 सीट ले, वो बहुत बड़ी मुश्किल है। गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में 10 तक गठबंधन की संख्या पहुंच सकती है झारखंड जैसे राज्य में भी। तो आप जिस राज्य में, आप नक्शे पे जहां पे भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आप हाथ रख दीजिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की सीट कहीं बढ़ते हुए नजर नहीं आएगी, आपको घटते हुए ही नजर आएगी। पूर्वोत्तर में तो उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि आप मणिपुर में उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। अब मणिपुर का असर मिजोरम, मेघालय, इन तमाम राज्यों पर पड़ना ही है। और असम में तो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा चल रही थी, उससे ही स्पष्ट था कि असम में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और सीएए का कानून लाने के बाद असम में वो सबसे ज्यादा बैकफायर कर रहा है। आपने लागू किया है देश में, इनको उम्मीद था कि सीएए लागू करेंगे, कुछ ध्रुवीकरण की राजनीति होगी राजीव जी। ध्रुवीकरण की राजनीति तो हो नहीं रही, उल्टे इनको असम में और पश्चिम बंगाल में वो नुकसान कर दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी विनाशकाले विपरीत बुद्धि लगातार अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रही है। भारतीय लोकतंत्र को जिस तरह से वो दबाव बनाने का प्रयास कर रही है संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से, मैं मानता हूं कि यहां पर लोकतंत्र की जड़ें काफी गहरी है और जनता उसका उत्तर देने वाली है। आप पॉलिटिकल पार्टियों की घेराबंदी करते रहिए, जनता उत्तर मुंहतोड़ जवाब देगी, ये मैं कहना चाह रहा हूं राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं राहुल लाल जी क्लोजिंग कमेंट के लिए। और बहुत सारी बातें, बहुत गंभीर बातें, और प्रेम कुमार जी ने इस गंभीर बातों में थोड़ा और रंग ला दिया। रंग का समय है, अभी होली का ऑलरेडी मौसम आ चुका है, और रंग इस हिसाब से कि अलग अलग राज्यों में कहां कहां कितनी सीटें आ सकती हैं, और बहुत दावे के साथ जो बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं प्रेम कुमार जी। और आगे उसी बात को बढ़ाते हुए हमारे दो साथी जयशंकर जी और राहुल लाल जी, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जयशंकर जी आपका भी, राहुल लाल जी आपका भी, अमलेंदु